अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 5 डे 2। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हम लोगों ने लैब्स अपनी करना शुरू कर दी थी। कल हमने ये सीखा था कि सिस्को की डिवाइसेस हों या हवावे की नेटवर्क डिवाइसेस हों या जूनिपर नेटवर्क्स की डिवाइसेस हों, उनको लोकली एक्सेस किस तरीके से किया जाता है। लोकल एक्सेस का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। राउटर्स हों, स्विचेस हों, वायरलेस की डिवाइसेस हों, सिक्योरिटी की डिवाइसेस हों, सबको अगर आपने लोकली एक्सेस करना है, उसका तरीकाकार वही होगा जो आप लोगों ने कल सीखा था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ईथरनेट या लैन केबल्स को भी डिस्कस किया था। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, अनशील्डेड क्या है, शील्डेड क्या है, उसके बाद स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर और उसके साथ साथ रोल ओवर जिसको कंसोल केबल भी कहा जाता है, इसे भी हमने डिस्कस किया था। एक राउटर का हार्डवेयर समझने के लिए एक फिक्स्ड पोर्ट राउटर मैंने कल आपको दिखाया था पुराना, हमने आगे इस्तेमाल भी नहीं करना। शुरू में एक दो लेक्चर्स में मैं यूज करता हूँ, लेकिन पहला तारुफ जो है वो राउटर का जरा आसान हो जाता है अगर आप सिस्को का 2500 सीरीज इस्तेमाल करें। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था एक राउटर पे आपको पावर सप्लाई मिलेगी, आपको कंसोल जीरो पोर्ट मिलेगी, आपको ऑक्सिलरी जीरो पोर्ट मिलेगी, उसके साथ साथ लैन और वैन की पोर्ट्स होंगी। पोर्ट्स की तादाद ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है राउटर के मॉडल के ऊपर। ठीक है जी। और मॉडल के बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में है। इनको आप याद नहीं कर सकते। किसी भी राउटर के मॉडल के हवाले से अगर आपको कोई डिटेल जाननी हो तो सिस्को का राउटर है तो सिस्को की वेबसाइट से मिल जाएगी, हवावे है तो हवावे की वेबसाइट से सपोर्ट मिल जाएगी, जुनिपर है तो जुनिपर की वेबसाइट से सपोर्ट मिल जाएगी। किसी एक बंदे को ये सारे मॉडल्स, उनकी डेटा शीट्स याद नहीं हो सकती और ना ही कोई आपसे ये उम्मीद करेगा कि आपको ये सब कुछ याद हो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब लोकल एक्सेस से आगे है। ठीक है, और वो है इनिशियल या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को आईओएस। इनिशियल या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को आईओएस। ठीक है। अच्छा, अब ये अहम जुमला है, मैं आईओएस कह रहा हूं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईओएस। अब आईओएस राउटर पे हो, स्विच पे हो, इस एक्सेस पॉइंट पे हो या किसी और डिवाइस पे हो, iOS इज iOS। बेसिक्स हर जगह सेम होंगी। कॉन्फ़िगर तो हम राउटर को करने लगे हैं, लेकिन यही सब कुछ कॉमन है स्विचेस के लिए भी और सिस्को की दूसरी अप्लायंसेस के लिए भी। ठीक है जी, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो कल हम लोगों ने एक और काम भी कर लिया था। मैंने आपको कहा था आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए अपने पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का वर्जन 6.2 डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। उसमें मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि इंस्टॉलेशन के दौरान हो सकता है आपको आपकी विंडोज की फायरवॉल की तरफ से कुछ वार्निंग्स आए जिसमें वो आपसे परमिशंस मांगता है अलाउ करने की, तो आपने अलाउ कर देना है, किसी चीज को ब्लॉक नहीं करना। उसके अलावा हो सकता है किसी बंदे के को कोई एरर आए किसी किस्म की, तो उसमें आप ये कीजिएगा कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना है। मिसाल के तौर पे ये जिस तरह एक फाइल है मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं और इसको हम ये सिलेक्ट किया और एक सेकेंड ये सिलेक्ट किया और ये देखें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ अगर आप चलाएंगे तो किसी किस्म की कोई एरर या वार्निंग्स आपको नहीं आएंगी। अगर इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो रही है तो जो सेटअप फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाएं। इंस्टॉलेशन ठीक हो जाती है और बाद में जब आप पैकेट ट्रेसर चलाते हैं तो कोई एरर आ जाती है, तो आप पैकेट ट्रेसर को भी हमेशा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाएं। पूरी उम्मीद है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई आपको वार्निंग, कोई एरर नहीं आएगी। तो ये जरा ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई एरर आई है तो उसके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है,
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके पैकेट ट्रेसर को आप चलाया करें, होपफुली कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। ओके जनाब, तो मेरे पास कल ही की तरह आज भी दोनों तरह की चीजें मौजूद हैं। मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर भी चल रहा है और मेरे पास यहाँ पे रियल राउटर्स भी पड़े हुए हैं। सामने डेस्कटॉप है, कंसोल केबल मेरे पास है जिसको मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ है सिस्को के राउटर के साथ, और टर्मिनल एप्लीकेशन जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है दैट इज सिक्योर सीआरटी। आपने हौसला ये रखना है कि सिक्योर सीआरटी हो या पटी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो सब आपके पास अब हैं, आपके फोल्डर में है। ये जो सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर कल मैंने ऐड किया है उसमें सब कुछ शामिल है, तमाम एप्लीकेशन है। ये नहीं सोचना कि सर इनके पास चल रही है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो सब कुछ आपके पास है, लेकिन इस्तेमाल तब करना आपने जब आपको उसकी जरूरत हो, और मैं वो आपको बताता जाऊंगा। ले जनाब, सिक्योर सीआरटी में चला लेता हूं, ठीक है, ताकि अगर जहां जहां रियल राउटर को यूज करना पड़ेगा वो भी साथ लेके चलेंगे और पैकेट ट्रेसर भी मैं साथ लेके चलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने लैब पैकेट ट्रेसर पे करनी है। ठीक है, तो लिहाजा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मेनली फोकस पैकेट ट्रेसर पे ही रखूं। ठीक है जी। आपको याद है ये फोल्डर हमने कल मिलके बनाया था क्लास में, और उसके अंदर ये C2500 की जो सेटिंग है ये हमने मिलके कल की थी। आज इस पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये वो 2500 सीरीज का राउटर, या जरूरी नहीं है अब इसके आगे 2500 सीरीज का राउटर हो, इसके आगे आप कोई भी नेटवर्क डिवाइस लगा लें वो एक्सेस हो जाएगी। ये जो कंसोल केबल है इसके साथ में हवावे का राउटर कनेक्ट कर दूं वो एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दूं वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो नाम हमने ये रख दिया था C25, नाम तो हम अपना भी रख सकते थे यहाँ पे। ठीक है जी। तो आप स्क्रीन पे बस एंटर करेंगे तो ये आपके सामने यही मैसेज कल भी लिखा हुआ आ रहा था, आज भी आपके सामने आ गया है। एक सवाल है, ठीक है, जिसका वो कहता है हाँ या ना में आप जवाब दें। ठीक है, इसको यहाँ भी ओपन कर छोड़ते हैं और साथ साथ पैकेट ट्रेसर को भी लेके चलते हैं। पैकेट ट्रेसर में कोई भी राउटर यूज किया जा सकता है। मैं 2800 सीरीज का एक राउटर जैसे कल रखा था वैसे आज भी यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक है, इस राउटर को मैंने कहा था पैकेट ट्रेसर में राउटर को एक्सेस करने के लिए को बहुत ज्यादा तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है कि आप इसके साथ एंड डिवाइस लगाएं, फिर कंसोल केबल जोड़ें और फिर एक्सेस करें। मैं एक चीज जो ऑनलाइन में भी क्लास में भी है और जो यहाँ भी है मैं आपको कह देता हूँ कि भाई आपको मैंने कहा था कि अगर आप मेरे साथ साथ लैब करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप कोशिश कर लें। ठीक है, अपना लैपटॉप अगर क्लास में आप चलाना चाहते हैं, जो जो काम मैं कर रहा हूं मेरे साथ लैब करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि आप इतने जिम्मेदार हैं कि बाद में वीडियो देख के पूरे वीक में आपके पास टाइम होगा तो आप तब लैब कर लें, तो ये भी अच्छी बात है। बस अगली क्लास से पहले पहले जो कुछ मैंने आज कराया है ये आपने कर लेना है। नहीं करेंगे तो मेरे और आप दोनों के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। 6 महीने बहुत ज्यादा वक्त होता है, आधा साल है। ठीक है, तो बाकी अभी तो तकरीबन महीना गुजरा है। ठीक है, दूसरा महीना मेरा हाल अभी शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा लंबा सफर है, 5 महीने बाकी है, तो बड़े मुश्किल हो जाने वो आपके लिए। फिर होगा ये बस मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ और आप बस बैठ के देख रहे होंगे कि कुछ हो रहा है, समझ आपको कोई नहीं आनी। ठीक है, तो अगर आप कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अभी से लैब जो है ना वो साथ करने की आदत डालनी है। ठीक है, जो काम करा रहा हूँ आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले वो मुकम्मल कर लेना है। लेकिन कल आपको बताया था इस राउटर को पैकेट ट्रेसर में एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट राउटर पे क्लिक करें और यहाँ आपको ऊपर CLI नजर आ रही होगी, आप यहाँ CLI पे क्लिक कर दें। ये टैब है फिजिकल कॉन्फ़िग एंड CLI, तो मैं CLI पे क्लिक कर देता हूँ। जवाब साहब जरा देखिए, तो यहाँ पे CLI पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि मैं पैकेट ट्रेसर में भी उसी जगह पर आ गया हूं जहां मैं रियल राउटर पे था। एक सवाल लिखा हुआ है जिसमें वो कहता है जी हाँ या ना में जवाब दें, यस और नो। ठीक है, आज के लिए खास तौर पे एक और चीज भी आप सुन लें कि आज से ऑनवर्ड्स अब आगे आपके लिए शायद क्लास में नोट्स लिखना मुश्किल हो जाएगा। कमांडें आप मेरे साथ साथ नहीं नोट कर सकते। ठीक है जी, वो एक तो ना कमांड कोई तरतीब से लाइन बाय लाइन आप चल रहे हो तो बंदा चलो कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेता है, वो आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा कि नोट्स लिखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। हाँ, कोई मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ,
कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, वो तो आप लिख पाएंगे, लैब आप नहीं लिख सकते। तो लैब के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नोट्स जैसे बनाने हैं वो मैं खुद बनाऊं, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपसे नहीं होगा। तो ऐसे ही बिला वजह लैब में उलझने की जरूरत नहीं है कि लैब के नोट्स नहीं बन रहे, वो बन ही नहीं सकते आपसे, ठीक है जी। बाकी कोई डेफिनेशंस वगैरह हैं वो तो लिख लेंगे, लेकिन लैब नहीं लिखी जाएगी। ले जनाब, अब ये जो सवाल आपके सामने है ये क्या लिखा हुआ है और इसका आपने क्या जवाब देना है, इस पे बात कर लेते हैं। कहता जी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ठीक है, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। एक छोटी सी बात, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी किसी ने एक मैसेज किया हुआ था कलर स्कीम के हवाले से। आपने नोट किया होगा पिछले दिनों जो मेरा थीम चल रहा था वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर के अंदर हम लिखते थे, वो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि वो अब हमने कुछ टेस्टिंग की थी उसकी। कम से कम जो लोग क्लास में सामने बैठे हुए हैं ना, आपको जब लैब शुरू होती है ना तो वो उस थीम में नजर आना बंद हो जाता है, ठीक नजर नहीं आता। तो क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग फिजिकली यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए यही कलर स्कीम ठीक रहती है, व्हाइट बैकग्राउंड हो और ऊपर डार्क कलर का टेक्स्ट हो। अदरवाइज फिर जैसे जैसे आपका फासला बढ़ता जाता है आपको ठीक दिखाई नहीं देता, तो लिहाजा कलर स्कीम अब यही रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा किसी को इसमें दिक्कत पेश आएगी, ठीक है जी। ओके, तो कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। ये ऑप्शन आप यूं समझ लें उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिस्को आईओएस पे पहले कभी काम नहीं किया हुआ और उनका सिस्को आईओएस को सीखने का इरादा भी नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में हवावे या जुनिपर के की डिवाइसेस हैं, टेस्टिंग के लिए उन्होंने कोई सिस्को की एक आध डिवाइस मंगवा ली है। अब वो इस एक आध डिवाइस को टेस्ट करने के लिए महीनों लगा के सिस्को आईओएस को सीखेंगे तो नहीं ना, ठीक है। वो अगर टेस्टिंग ही करनी है तो ये ऑप्शन उनके लिए है। ये क्या करती है, सवाल जवाब की शक्ल में, डायलॉग की शक्ल में आपसे आईओएस की सारी बेसिक या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये करवा लेगा। एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना की शक्ल में। एक दफा अब आपने यस कर दिया ना यहाँ पे, अब ये सवाल जवाब शुरू कर देगा, डायलॉग शुरू कर देगा। फिर ये आपको कहेगा इस डिवाइस का कोई नाम रखना है, यस और नो, आप कहेंगे यस। वो कहेगा बताओ इस राउटर का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मैं ये नाम रखना चाह रहा हूँ। फिर वो कहेगा इसकी एक्सेस को सिक्योर करने के लिए कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं आप, यस और नो, आप कहेंगे यस। वो कहेगा क्या पासवर्ड आपने रखना है बता दें। वो कहेगा इसके इंटरफेस पे आईपी असाइन करना चाहते हैं, यस और नो, आप कहेंगे यस। वो कहेगा क्या आईपी असाइन करना चाहते हैं, तो आप आईपी बता देंगे। तो हाँ या ना की शक्ल में वो सारी आपसे क्या करवा लेगा, बेसिक सेटिंग्स, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको बकायदा कमांड्स का आना जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शंस किनके लिए है, उनके लिए जिन्होंने ना तो कभी पहले सिस्को आईओएस पे काम किया और ना आइंदा करने का कोई इरादा है। लेकिन हम तो ऐसे लोग नहीं, हमने तो बकायदा सिस्को आईओएस को सीखना है। तो हम इस सवाल का जवाब देंगे नो। हम कहेंगे जी मैं डायलॉग करके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाह रहा, मैं प्रॉपर कमांड सीखना चाह रहा हूं कि क्या कमांड्स होती हैं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं। तो आपने इस सवाल का जवाब देना है नो। ये वाला राउटर रियल है ना, थोड़ा सा इनिशियलाइज होने में टाइम लेगा, लेकिन यही काम अगर आप सिस्को पैकेट रेसर में करें, यहां पे मैंने क्या लिखा, नो, जैसे ही एंटर करूंगा ये फौरन ये राउटर ये जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ये राउटर क्या होगा, फौरी तौर पे इनिशियलाइज हो जाएगा। वो दूसरा भी अब तक हो गया होगा, नहीं थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है, बट घंटों नहीं लगाता, चंद मिनट और ये लेगा और उसके बाद ये भी उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे आपका पैकेट ट्रेसर वाला राउटर आ चुका है, ठीक है जी। तो यहां पर भी हम नो कर चुके हैं, यहां पर भी नो कर चुके हैं, ये इनिशियलाइज हो गया है, वो अभी चंद मिनट के अंदर वो भी इनिशियलाइज होके आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने कहा जी मैंने डायलॉग नहीं करना, प्रॉपरली मैं कॉन्फ़िगरेशन सीखूंगा और फिर वो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ये डायलॉग की ना एक और चीज भी आपको बता देता हूं। डायलॉग में एक और फायदा भी आप लोगों को मिलता है, वो कुछ यूं है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ना 50 राउटर हैं, ठीक है जी, जो आपके पास आपने खरीदे सिस्को से, आपके पास आ गए,
और उन 50 राउटर को जहां जहां आपने इंस्टॉल करना है मुख्तलिफ ब्रांचेस में भेजेंगे ना कि भाई ये फलां ब्रांच का राउटर है, ये फलां का है, ये फलां का है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मैं इनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर भिजवाऊंगा। ये एक अप्रोच होती है। एक आप वहां जाके कर लें, एक है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हेड ऑफिस में करके राउटर वहां भिजवा के इंस्टॉल करा दें। ठीक है, राउटर को इतना प्रिपेयर कर दें कि ये रिमोटली एक्सेस हो सके। जैसे ही वो राउटर इंस्टॉल किया जाएगा उस ब्रांच में और उसको कनेक्ट किया जाएगा, आप फिर अपने हेड ऑफिस से बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन रिमोटली भी की जा सकती है। ठीक है, तो 50 राउटर आपके पास है। 50 राउटर की ना अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जी कोई 60 to 70% पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सेम है। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो तो कॉपी पेस्ट भी की जा सकती है, उसको किसी आसान तरीके से भी किया जा सकता है। उसका आपको एक सोल्यूशन बताता हूं। उसका हल ही है, आप इन तमाम डिवाइसेस को एक स्विच की मदद से जिनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वो आप 50 के 50 राउटर्स को कनेक्ट कराएं। ठीक है जी, स्विच के साथ। ठीक है, और ये आपका लैपटॉप वो भी आपने कनेक्ट करा लिया, और ये आपके वो राउटर्स जिनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा हिस्सा क्या है, सेम। ठीक है जी, उनको भी आपने कनेक्ट करा दिया। स्विच का काम क्या होता है, सेम नेटवर्क की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कराना, सेम नेटवर्क की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कराना। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप ये राउटर चलाते हैं, ठीक है, तो ये आपसे क्या कहता है, डायलॉग, डायलॉग करना है या नहीं। आपने कह दिया यस। अगर आप यस कह दें तो ये आपसे काफी हद तक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करा लेगा, सवाल जवाब करता जाएगा, आप हाँ या ना में जवाब देते जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन होती जाएगी। उन सवालों में एक सवाल आता है आगे जाके, एक तो आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका होगा ना। मैं कहता हूं आपके लैपटॉप का आईपी है 192.168.1.1, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.1.0। इन बाकियों की भी अब वही होनी चाहिए ना। तो आप जब राउटर के साथ डायलॉग कर रहे होंगे तो वो इन राउटर्स का आईपी भी पूछेगा, तो आप इनको आईपी क्या देंगे, आप कहेंगे तुम्हारा आईपी 192.168.1.2 है, तुम्हारा 1.3 है, तुम्हारा 1.4 है। सेम नेटवर्क के आईपी इस तरह आप असाइन कर देंगे। फिर उन सवालों में एक सवाल आएगा कि आपके नेटवर्क में क्या कोई फाइल सर्वर मौजूद है। फाइल सर्वर, फाइल सर्वर क्या होता है, लेट से ये जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, और सर्वर के लिए अगर मैंने पहले नहीं बताया हुआ तो मैं आपको बता दूं, सर्वर का जब लफ्ज आता है ना तो हमारे ज़हन में हमेशा ही आता है कोई भारी भरकम किस्म की डिवाइस होगी, उसको हम सर्वर कहेंगे। ये मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप ये भी सर्वर हो सकता है, ये मेरा मोबाइल फोन भी सर्वर हो सकता है। सर्वर क्लाइंट का ताल्लुक या तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है या आपकी एप्लीकेशन के साथ होता है। जिस तरह डीएचसीपी का नाम सुना ना आपने, जिससे आप आईपी असाइन करते हैं, डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट मॉडल में चलता है। डीएचसीपी की एक सर्वर एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट एप्लीकेशन। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, उसका सर्वर अलग है, क्लाइंट अलग है। ये विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 11 ये सब क्लाइंट है। विंडोज के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, सर्वर 2012, 2016, 2020 वगैरह वगैरह इस तरीके से। ठीक है, तो सर्वर क्लाइंट का ताल्लुक या तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है या एप्लीकेशन के साथ। मैं अपने इसी डेस्कटॉप के ऊपर विंडोज का अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कर लूं तो मेरा यही डेस्कटॉप सर्वर बन जाएगा। डीएचसीपी का अगर मैं सर्वर यहां पे कॉन्फ़िगर कर लूं तो यही डिवाइस सर्वर बन जाएगी। क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर लूं तो क्लाइंट बन जाएगा। ठीक है, तो फाइल सर्वर से मुराद ये नहीं है कि कोई भारी भरकम डिवाइस होगी, ये मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप भी फाइल सर्वर बन सकता है। फाइल सर्वर क्या चीज होती है, इस पे हम फाइल सेव करेंगे जिसको पूरे नेटवर्क की डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉमन जगह आपने स्टोरेज के लिए क्या कर लिया है, कॉमन जगह रखा। हम सारी फाइलों को इस सर्वर के ऊपर सेव करेंगे, यानी 192.168.1.1 हमारे नेटवर्क की जितनी भी फाइल्स हैं उसको हम इस कॉमन प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, कोई भी फाइल यहां से कॉपी की जा सकती, इससे भी कॉपी की जा सकती है, इस पर भी कॉपी की जा सकती है। तो मैं ना अपने इस लैपटॉप के ऊपर वो जो कॉमन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ना, बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 50 to 60% जो कॉमन कमांड्स हैं वो एक नोटपैड के अंदर ना लिख कर सेव कर दूंगा।
मैंने क्या किया, नोटपैड में वो जो सारी कॉन्फ़िगरेशन थी ना जो सेम थी, वो एक ही दफा लिख के इस पे रख दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए फाइल सर्वर से फाइल कॉपी करने के लिए, उस पे कॉपी करने के लिए या उससे कॉपी करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। और दो प्रोटोकॉल दुनिया में बड़े मशहूर हैं, एक का नाम एफटीपी है और एक है टीएफटीपी। ये लैब्स आपने आगे जाके ये इनकी भी करनी है। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टीएफटीपी होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल कहते हैं छोटे को, ट्रिवियल कहते हैं छोटे को, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। लेट्स से मैं अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे क्या इनेबल कर देता हूं, क्या कॉन्फ़िगर कर देता हूं, टीएफटीपी, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल छोटी सी फाइल होती है, तो इसके लिए आप टीएफटीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एफटीपी भी यूज कर सकते हैं, टीएफटीपी भी यूज कर, भाई दोनों में से कोई तो एक चलाना है, तो मैं उसको ना इनेबल कर देता हूं। जैसे मैं इनेबल करूंगा ना, ये मेरा लैपटॉप पता क्या कहलाना शुरू हो जाएगा, टीएफटीपी सर्वर, फाइल सर्वर कह लें या टीएफटीपी सर्वर कह लें। तो 192.168.1.1 क्या बन गया, टीएफटीपी सर्वर, जिसपे आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है, जिसका कोई नाम शाम भी होगा। लेट्स से मैं कहता हूं उसका नाम है abcd.txt, टेक्स्ट फाइल है, abcd.txt, आपने ये फाइल यहां पे रख दी। अच्छा, अब ये राउटर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, डायलॉग, यस नो, यस किया हुआ था आपने, अब वो सवाल जवाब करी जा रहा है आपसे। तो उन सवालों में ना ये राउटर आपसे पूछेंगे क्या आपके नेटवर्क में टीएफटीपी सर्वर है, यस और नो। अब आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे यस। फिर वो पूछेगा आपके नेटवर्क में टीएफटीपी सर्वर कौन है, तो आप कैसे बताएंगे कौन है, उसका आईपी बताएंगे, आप कहेंगे 192.168.1.1 मेरा टीएफटीपी सर्वर है। क्या है, टीएफटीपी सर्वर। वो कहेगा वो फाइल शाइल तो नहीं कॉपी करना चाह रहे आप वहां से, कहेंगे यस। फिर वो कहेगा कौन सी फाइल, को नाम पता है उसका, आप कहेंगे यस, abcd.txt। तो वो क्या करेगा, ये फाइल कॉपी कर लेगा, और वो जो 50 to 60% आपकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन थी वो उस राउटर के ऊपर कॉपी हो जाएगी। इसी तरह आप राउटर्स पे बाकियों पे जाते जाएंगे, सवाल जवाब करते जाएंगे, बजाय कि आप वो लेट से कोई, मैं कहता हूं जी को 60-70 कमांडे खुद टाइप करने के, वो कॉपी होती चली जाएंगी। ये काम भी होता है, ठीक है जी, यानी वो जो डायलॉग करता है वो ये फायदा भी उठा सकता है, डायलॉग करके आप जरा ज्यादा सारी कॉन्फ़िगरेशन भी आसानी के साथ करवा सकते हैं। हम तो फिलहाल डायलॉग कर ही नहीं रहे, हमने तो वैसे कह दिया था हमने तुम्हारे से बात ही नहीं करनी, नो, ठीक है जी। इधर भी नो कर दिया हुआ था, और इधर जो हमारा राउटर है जिसको हमने सिक्योर सीआरटी में एक्सेस किया हुआ है, यहां पे भी हमने क्या कर दिया हुआ है, नो, और ये भी अब इनिशियलाइज हो चुका है। एक इंतहाई अहम बात बता रहा हूं आपको, वरना आप में से अक्सर लोगों ने परेशान ही रहना है, कुछ शायद ना हो, अक्सरियत हो जाएगी। आप में से अक्सर लोग कहेंगे ये क्या राउटर 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 लिखा हुआ है और आगे ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, ठीक है, और ये इतनी दफा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज सुन लें, ये जब से अब मैं सिस्को आईओएस के साथ मुंसलिक हूं इतने सालों से, मेरी एक आदत बन चुकी है कि मेरा हाथ जैसे ही कीबोर्ड के पास जाता है मैं 2-4 दफा एंटर कर देता हूं। मल्टीपल टाइम्स एंटर करने की वजह से ये आपको यहाँ पे राउटर 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 इतनी दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है, अदरवाइज ये एक ही दफा आता है। मैं जब जब भी जाऊंगा 1-2 दफा एंटर, उसकी वजह है, उसकी लॉजिक है, ऐसे ही नहीं बिला वजह ये मेरी आदत खराब हुई हुई। उसकी रीजन ये है कि मैं जब भी कोई कमांड लिखूंगा ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जी वेलकम टू कॉर्बेट, मैं एक लाइन लिखी है, ये लाइन सबसे नीचे टाइप हो रही है ना, जो लोग सबसे पीछे बैठे हुए इस क्लास में उन्हें ये लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी, आगे वाले लोगों के सर दरमियान में आ रहे होंगे, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब जब मैं कमांड लिखने के बाद 2-4 दफा एंटर कर दूं, अब असल में ये कमांड तो थी नहीं ना, तो उसने यही कहना था, वो कह रहा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, वो कहता है इस जगह पे आपने कुछ गलत लिखा है, ये कोई कमांड तो नहीं है, वो हमें भी पता है कमांड नहीं है, ठीक है। अब जब ये लाइन मैंने 2-4 दफा एंटर कर दी है तो थोड़ी ऊपर आ गई है, अब पीछे बैठे हुए लोगों को भी नजर आ रही होगी, तो मेरी ये आदत इस वजह से पड़ी हुई है। अक्सर लोग गिनना शुरू कर देते हैं, सर ने फलां कमांड के बाद 6 दफा एंटर किया था,
तो हमें भी 6 दफे करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है जी। तो ये अक्सर लोग बड़ा सीरियस हो जाते हैं इस मामले में, ये कुछ हिकमत होगी इसके पीछे। तो बस लॉजिक सिर्फ इतनी सी थी, एक ही दफा एंटर करना होता है, कमांड देने के बाद 10 दफा एंटर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलें जी, अब अगले मरहले पे जाते हैं जी। ये अब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये ग्रेटर देन का साइन क्या है, ये क्या जगह है, यहाँ पे क्या लिखना है, क्या कमांड्स हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। वो जगह जहां कमांड टाइप की जाती है आमतौर पे तो उसको कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है जी। उसको क्या कहा जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट। बल्कि उससे भी पहले एक और अहम चीज, वो कल मैंने कहा था जब राउटर एक्सेस होगा धुन बजेगी, रंग बिखरेंगे, धमाका होगा, ठीक है जी, बंदा आएगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिस्को आईओएस, वो तो हुआ नहीं, ठीक है जी। असल में इस तरह की चीजें तब होती हैं जब आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो। दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उनके दो तरह के इंटरफेस हो सकते हैं। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसको जीयूआई कहते हैं, और एक सीएलआई होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। आपने इस वक्त सिस्को का कमांड लाइन इंटरफेस सीएलआई एक्सेस की है, ठीक है। हमने सिस्को के आईओएस को उसकी सीएलआई से एक्सेस किया है, कमांड लाइन इंटरफेस से। वो रंग बिखरने वाला काम जो है ना, और धुन बजने वाला, वो आमतौर पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है, सीएलआई में नहीं। अब सीएलआई सुन के अक्सर लोग डर जाते हैं कि हर काम करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस में, सीएलआई में, तो हर काम करने के लिए कोई कमांड देनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर करना है तो कमांड, वेरीफाई करना है तो कमांड। ये कमांडें याद रखना तो दुनिया का बड़ा मुश्किल काम होता होगा, या होता है, अक्सर लोग उससे जरा खौफजदा हो जाते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिस्को आईओएस की जो सीएलआई है ना, वो दुनिया के किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ज्यादा आसान है। ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी है, ज्यादा आसान है। ये बात मानना बड़ा मुश्किल होता है। ये कोई आपके केस में आज के लेक्चर के एंड तक या बड़ी हद नेक्स्ट लेक्चर तक इस चीज पे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि वाकई ऐसा ही है। इसकी दो वजह है, सीएलआई क्यों आसान है इसकी। एक तो जी इसमें हेल्प बड़ी जबरदस्त है। कमांड शुरू से ही भूल गई है, हेल्प मिल जाती है, दरमियान में भूल गई है, हेल्प मिल जाती है, एंड पे भूल गई है, हेल्प मिल जाती है, ठीक है। दूसरा, नॉनसेंस किस्म की कमांडें है ही नहीं, करना कुछ है, लिख कुछ रहे हैं। पता नहीं वो डबल कॉलन लगाना था, फॉरवर्ड स्लैश थी या बैक स्लैश थी, एक दफा स्लैश थी या दो दफा स्लैश थी। इस तरह का कमांड लाइन इंटरफेस नहीं है इसका। सिंटैक्स कमांड का या कमांड लिखने का तरीका ऐसा नहीं है। अंग्रेजी के सादा जुमले जो आप बोल रहे होंगे ना, वही कमांड होगी। 90% से ज्यादा आप लोग देखेंगे कि जो मैं टास्क आपको कह रहा हूँ ना, ये काम करना है, तो उसकी कमांड भी वही होगी, और आप इजीली गेस कर लेंगे खुद से कि इस चीज की कमांड ये होनी चाहिए। और ये चीज तो वक्त ही साबित करेगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, आप कहेंगे वाकई ये कोई इतनी मुश्किल कमांड्स नहीं है। तो एक तो कमांड्स हैं बड़ी आसान, दूसरा उसमें भी हेल्प मिल जाती है। तो ये दोनों चीजें मिलकर इसको बड़ा आसान बना देती हैं, ठीक है। यहां पे एक सवाल ये भी ज़हन में आता है, क्या सिस्को का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ही नहीं? जी है, लेकिन वो इस्तेमाल होता है आमतौर पे सिस्को की सिक्योरिटी अप्लायंसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सिस्को की वायरलेस डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और उसके साथ साथ सिस्को की कुछ कोलैबोरेशन की वॉइस ओवर आईपी की डिवाइसेस हैं, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए। राउटर और स्विचेस के लिए आमतौर पे कमांड लाइन इंटरफेस ही यूज होती है, सिस्को में भी और हवावे में भी और जुनिपर में भी। तो राउटर स्विचेस के लिए तमाम हर लेवल के एग्जाम में भी एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, हर जगह क्या यूज होता है, सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। तो लिहाजा हमें सीएलआई सीखनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब आप सीएलआई को एक्सेस कर लेते हैं तो आपके सामने वो जगह जहां कमांड टाइप करनी होती है, उसे जनरली क्या कहा जाता है जी, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आमतौर पे तो कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है, ठीक है। दुनिया में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। सिस्को का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको कहा जाता है मोड। उसको क्या कहते हैं, मोड। मोड इन सिस्को। सिस्को के कमांड प्रॉम्प्ट को क्या कहते हैं, मोड। हवावे का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको कहते हैं व्यू। व्यू इन हुवावे। इसी तरह अगर कोई लिनक्स में काम कर रहा हो तो लिनक्स के अंदर आप शेल, ठीक है जी, या टर्मिनल, शेल या
टर्मिनल आपको वहां पे नजर आएगा इन लिनक्स, ठीक है। इसी तरह पाइथन का आजकल, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ा चर्चा चल रहा है इसका, ठीक है जी। अगर आप वो यूज कर रहे हो तो उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है जहां पे आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कमांड्स टाइप करते हैं, उसको REPL रेपल कहा जाता है, ठीक है जी, इन पाइथन, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अलग अलग नाम नजर आते हैं। भाई इनमें से आप लोग तो सिस्को पढ़ रहे हैं ना, तो आप सिस्को वाले को ज़हन में रखें, मोड, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, सिस्को में आपको बहुत सारी चीजें लिनक्स की इनहेरिटेड नजर आएंगी। जो चीजें लिनक्स में है वो आपको यहां भी दिखती हैं, जैसे शेल और ये जो टर्मिनल है, शेल और टर्मिनल, ये आगे चल के आपको सिस्को में भी नजर आएगा, इक्का दुक्का जगह, ठीक है। अमूमी तौर पे मोड ही इस्तेमाल होता है, तो मोड इन सिस्को। अच्छा, सिस्को में ना अब अलग अलग तरह के मोड्स हैं, मल्टीपल मोड्स हैं। आमतौर पे आप कहेंगे बस कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जाएं कमांड लिखें उसमें, तो यहाँ पे मोड्स हैं और अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपने भी जब राउटर को एक्सेस किया ना, तो जो सबसे पहला मोड आपको नजर आ रहा है, हम गिनती कर सकते हैं उसकी, ये गिनती हम कर रहे हैं, सिस्को नहीं करता। जो सबसे पहला मोड हमें नजर आया, मोड 1, सिस्को ने उसका नाम रखा हुआ है। सिस्को कहता है ये यूजर एक्सेस मोड है। सिस्को इसको यूजर एक्सेस मोड भी कहता है और सिस्को इसको यूजर मोड भी कहता है। मोड 1 का नाम सिस्को ने क्या रखा हुआ है? यूजर मोड या यूजर एक्सेस मोड, यूजर मोड या यूजर एक्सेस मोड, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये, इसमें सबसे पहले आपको उस डिवाइस का, राउटर है तो राउटर, स्विच है तो स्विच, उसका होस्ट नेम नजर आएगा, जो कि इस वक्त राउटर है। राउटर के केस में बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम क्या नजर आ रहा है हमें? राउटर, ठीक है जी, ये इसका होस्ट नेम है। होस्ट नेम के आगे आपको नजर आएगा ग्रेटर देन साइन। दिस ग्रेटर देन साइन शोज कि आप इस वक्त इस राउटर के यूजर मोड में। ग्रेटर देन का साइन क्या बताता है आप कौन से मोड में? यूजर मोड में या यूजर एक्सेस मोड में, जो सबसे पहला मोड भी है, मोड 1 भी हम इसको कह रहे हैं, ठीक है जी। क्या पहचान है? ग्रेटर देन का साइन, नाम के आगे ग्रेटर देन का साइन। क्या ये होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेबल है? क्या ये चेंज हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल, आप आज ही सीखेंगे, ठीक है। होस्ट नेम छोटे से छोटा लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बैंक की कोई ब्रांचेस हैं आपके आसपास, ठीक है, तो लेट से यहाँ गुलबर्ग में अगर कोई ब्रांच है और मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आप गुलबर्ग 1, गुलबर्ग 2, गुलबर्ग 3, HBL है तो आप HBL डैश गुलबर्ग 1, HBL डैश गुलबर्ग 2, इस तरह से होस्ट नेम रख सकते हैं। बल्कि बैंक्स के केस में तो आपको पता होगा, हर ब्रांच का एक ब्रांच कोड होता है, जो कि आपके अकाउंट नंबर के पहले कुछ डिजिट्स होते हैं, कहीं पे 3, कहीं पे 4, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यानी उसको देख के पता लगना चाहिए कि ये राउटर फिजिकली कहां पे मौजूद है। डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ समझ आए, और लंबा चौड़ा नाम ना रखा जाए, छोटा नाम रखा जाए, ठीक है। तो होस्ट नेम इज कॉन्फ़िगरेबल, लेकिन उसके आगे अगर ग्रेटर देन साइन है तो दैट शोज के आप कहां पे? यूजर एक्सेस मोड में या यूजर मोड में। और अब अगला सवाल, इस मोड में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला था, सिस्को आईओएस में मोड अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्या वजह है? मोड 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये मोड अलग अलग क्यों है? मैं इसकी मिसाल लेके आपको समझाता हूं। जैसे अगर आप अपने घर का नक्शा देखें, तो आपके घर का एक मेन गेट होता है, उसके बाद कोई गैराज होगा, फिर उसके बाद एक और दरवाजा आता है, फिर उसके बाद आपका कोई लाउंज, कोई लॉबी एरिया, फिर इसी तरह आपका कोई ड्राइंग रूम होगा, उसका दरवाजा होगा, आगे आगे बेडरूम होंगे, स्टडी रूम, हर जगह के दरवाजे हैं अलग अलग। आपके कुछ जानने वाले ऐसे होते हैं जिनसे आप घर के मेन गेट से भी बाहर जाके मिलते हैं, यानी उनको इतनी भी प्रिविलेज नहीं होती कि वो आपके घर के मेन गेट से भी अंदर दाखिल हो सके, ठीक है जी। आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, जिन्हें आप अंदर नहीं घुसने देते, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों की प्रिविलेज इतनी हो सकती है कि आप उनको मेन गेट से अंदर आने देंगे, लेकिन उससे आगे नहीं। कुछ लोगों की प्रिविलेज इतनी होती है कि उनको सिर्फ आप घर के ड्राइंग रूम तक आने की इजाजत देंगे, उससे आगे नहीं। कुछ आपके जानने वाले ऐसे होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, जिनको आप कहते हैं इस घर को आप अपने घर समझें, और वो समझ भी लेते हैं, ठीक है जी, और उनके पास आपके पूरे घर की एक्सेस होती है। तो देखिए, आपके घर में को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल लेयर्स बनी हुई हैं, और हर लेयर पे अलग अलग बैरियर्स हैं, दरवाजे हैं, ठीक है। और ये सारे दरवाजे ना प्रिविलेजेस को शो करते हैं
कि तुम्हें यहां तक जाने की प्रिविलेज है, तुम्हें इससे अगले दरवाजे पे जाने की भी प्रिविलेज है, तुम्हें इससे अगले दरवाजे से आगे जाने की भी इजाजत है। तो ये जो मोड्स है ना, आप कर क्या रहे हैं राउटर को एक्सेस, तो ये आपके एक्सेस की ना समझिए लेयर्स बनी हुई है। पहला मोड क्रॉस कर लिया, पहला दरवाजा खुल गया आपके लिए, फिर इसके आगे अगला दरवाजा आएगा, आप उसमें चले जाएंगे। जब उसमें चले जाएंगे तो आपकी प्रिविलेजेस बढ़ जाएंगी, फिर आप उससे आगे चले जाएंगे, आपकी प्रिविलेजेस और बढ़ जाएंगी। तो ये अलग अलग दरवाजे यानी अलग अलग मोड्स, अलग अलग प्रिविलेज लेवल्स को शो करते हैं। ठीक है जी। तो राउटर को एक्सेस करके मेनली तो दो ही काम होते हैं, या आप कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे या आप वेरीफाई करेंगे, या फिर जो कॉन्फ़िगर किया उसको सेव करेंगे, या जो कुछ कॉन्फ़िगर किया उसको इरेज करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो ट्रबल शूटिंग और डायग्नोस्टिक है वो मैंने आपको समझाया था, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी। तो या तो आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना होता है, या वेरीफाई करना होता है, या जो कॉन्फ़िगर किया उसे इरेज करना है, या जो कॉन्फ़िगर किया उसको सेव करना है। तो ये जो मोड 1 है, इसमें हमारे पास क्या प्रिविलेजेस, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन जनाब मोड 1 में सिर्फ और सिर्फ, मोड 1 में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वेरिफिकेशन हो सकती है। वेरिफिकेशन होती है वो भी लिमिटेड, मुकम्मल वेरिफिकेशन भी आप नहीं कर सकते। ना तो आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ना किसी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं, ना किसी कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर सकते हैं, सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें भी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं वो भी समझा देता हूं। यानी मोड 1 में बहुत ही कम प्रिविलेजेस हैं आपके पास। ठीक है, ओनली लिमिटेड वेरिफिकेशन। लिमिटेशन समझाने के लिए, लिमिटेशन क्या है जरा उसको भी समझ लें। उसके लिए आपको ये सिस्को के राउटर स्विचेस का ना मेमोरी आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझना होगा। अब मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है? ये हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फोन में कौन कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है, ठीक है जी, और हार्ड ड्राइव होती है, रोम होती है। इनसे हम वाकिफ हैं। मेन मेन मेमोरीज रैम है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव है, और रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जरा ये बताइएगा, ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किस काम आती है? स्टोरेज तो होती है, मेमोरी है तो स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। रैम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम फास्ट होती है कि स्लो होती है? फास्ट होती है, रैम फास्ट होती है। आपकी तमाम एप्लीकेशन समेत ऑपरेटिंग सिस्टम के चलती रैम पे ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन टाइम पे चलता रैम पे ही है, एप्लीकेशन भी रन टाइम पे चलती रैम पे। बेशक सेव या इंस्टॉल्ड हार्ड ड्राइव पे हो, लेकिन चलती रैम पे ही। और दूसरी मेन चीज टेम्परेरी स्टोरेज है। अब सब इससे वाकिफ है और ऐसा ही है। अच्छा, हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क के बारे में क्या ख्याल है? परमानेंट स्टोरेज। ठीक है जी, जब तक आप इरेज नहीं करेंगे इरेज नहीं होगा, अदरवाइज इसमें चीजें सेव रहती हैं। हार्ड ड्राइव परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ठीक है। रोम या रीड ओनली मेमोरी से मेरा और आपका वास्ता कब पड़ता है? इसमें क्या होता है, कोई मेन चीज? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से वाला? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मैं अभी अपने लैपटॉप की बात कर रहा हूं। हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इधर होता है। होता तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन विंडोज नहीं होता। यानी आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में जबरदस्त। ठीक है जी। इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं, एक तो आप जब सिस्टम बूट करते हैं यानी पावर ऑन करते हैं, तो एकदम से विंडोज तो नहीं ऑन हो जाते ना, शुरू में कुछ ऑप्शंस आती हैं, कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं। वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो आपको रोम से ही दिख रही होती हैं, और रोम में भी किस चीज की ऑप्शंस होती हैं वो भी बताता हूं। मिसाल के तौर पे आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, जैसे मेरे केस में इस वक्त विंडोज 10 चल रही है। मैं चाहता हूं मैं इसको फॉर्मेट करके ना लिनक्स इंस्टॉल कर लूं, इसको उड़ाएं और लिनक्स इंस्टॉल कर लें। तो इसको फॉर्मेट कैसे करूं? मेरी विंडोज 10 का जितना भी डेटा है ना, वो आमतौर पे हार्ड ड्राइव में, उस हार्ड डिस्क की सी ड्राइव जो बनी होती है उसमें पड़ा होता है। विंडोज का एक फोल्डर होगा, उसमें सब कुछ मौजूद होगा। तो विंडोज फॉर्मेट करने का क्या ये तरीका है, वो विंडो वाला फोल्डर उड़ा दें? नहीं, आप चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? इस वक्त मैंने बूट ही विंडो से किया हुआ। विंडो में बैठ के विंडोज को ही फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दरख्त की एक शाख काटनी है तो उस पर बैठ के नहीं आप उसे काट सकते, खुद गिर जाएंगे।
तो दरख्त की शाख काटने का क्या तरीका, खुद किसी दूसरी शाख पे बैठना पड़ेगा। अब हमारे केस में यहाँ दूसरी शाख कहाँ से आती है, यानी आपने अगर विंडोज को प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो खुद किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करा ले। वो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो रोम के अंदर एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस, बायोस कहां पे होती है जी, रोम में। बायोस कहां पे होती है, रोम। ठीक है, आपने अपना कोई बूट ऑर्डर चेंज करना हो तब भी आप यहाँ पे जाते हैं। ठीक है जी, तो बायोस जो है वो रोम में होती है। ये मैंने अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के हवाले से बात की है कि उनमें, ये मोबाइल फोन हो गया, उनमें भी इसी तरह की मेमोरीज होती हैं। अब जी सिस्को के राउटर स्विचेस का मेमोरी आर्किटेक्चर कैसा, उनमें कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, ऑलमोस्ट यही होती हैं। इधर भी रैम है, उधर भी रैम ही होती है, और रैम का जो मकसद इधर लैपटॉप में है वही राउटर में है, टेम्परेरी स्टोरेज। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, टेम्परेरी स्टोरेज के। दूसरा, राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलता रैम पे ही है। रन टाइम पे जितने भी प्रोटोकॉल्स आपके चल रहे होंगे वो सब के सब कौन चला रहा हो, कहां चल रहे होंगे, रैम पे ही चल रहे होंगे। रन टाइम पे जितनी एप्लीकेशन, जितने प्रोटोकॉल चलते हैं राउटर और स्विच पे भी रैम पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईओएस है चलता है वो भी रैम पे। आप राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे रन टाइम पे, जिन्हें सेव नहीं किया होगा, वो सारी की सारी भी कहां होंगी, रैम पे। ठीक है, अच्छा, ये लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह का डेटा जब हम कहते हैं उससे क्या मुराद है, हमारा डेटा क्या होता है, ऑडियो क्लिप्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म, इमेजेस, पिक्चर्स, ये सब कुछ होता है। ये राउटर स्विचेस का डेटा क्या होता होगा, सिर्फ वो सेटिंग्स और वो कॉन्फ़िगरेशन जो हम राउटर और स्विचेस पे करते हैं, ये उनका डेटा है। राउटर और स्विच का डेटा से मुराद वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कॉन्फ़िगरेशन ना जो भी हम करेंगे वो एक फाइल की सूरत में सेव होती है राउटर पे या स्विच पे। किसकी सूरत में, फाइल की शक्ल में। हम जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं बैक एंड के ऊपर एक फाइल बनती है। ठीक है जी, और उस फाइल का नाम, वो फाइल जो रैम में बनेगी रन टाइम पे, जिसे सेव नहीं किया गया, उस फाइल का नाम सिस्को में है रनिंग डैश कॉन्फिग। क्या नाम है जी, रनिंग कॉन्फिग, रनिंग कॉन्फिग या रनिंग डैश कॉन्फिग। इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने अभी तक सेव नहीं की हुई। इसका मतलब है रनिंग कॉन्फिग अगर रैम में होती है तो ये टेम्परेरी होगी ना, राउटर अगर रीलोड हो गया तो ये फाइल उड़ जाएगी। ठीक है, ये इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिस तरह ये पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं वोलाटाइल हैं, हवा में रखे उड़ जाते हैं। ठीक है जी, तो रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, और सिस्को के राउटर्स की रैम में या स्विचेस की रैम में कौन सी फाइल बनती है, रनिंग कॉन्फिग। इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन, वो जो अभी तक आपने सेव नहीं की, तो फिर इनको सेव भी तो करना होगा ना, तो सेव तो फिर किसी परमानेंट मेमोरी में होंगी। ठीक है, हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में हार्ड ड्राइव होती है ना, सिस्को के राउटर और स्विचेस में इसकी जगह पे एनवी रैम होती है। ठीक है जी, है हार्ड डिस्क की, नाम का फर्क है। एनवी का मतलब नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होता है, टेम्पररी, और नॉन वोलाटाइल क्या होगा, परमानेंट। नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो एनवी रैम होगी जी सिस्को के राउटर्स और स्विचेस में। हार्ड ड्राइव है जी, राउटर और स्विच की हार्ड डिस्क है। ठीक है, अच्छा, यही वाली फाइल जब आप सेव कर देंगे तो ये परमानेंट हो जाएगी। यही वाली फाइल रैम से उठा के कॉपी कर देंगे आप एनवी रैम में, ठीक है, तो वो परमानेंट हो जाएगी। लेकिन इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, जब वो एनवी रैम में सेव हो जाएगी ना तो इसका नाम हो जाता है स्टार्टअप डैश कॉन्फिग, स्टार्टअप डैश कॉन्फिग, रनिंग कॉन्फिग, स्टार्टअप कॉन्फिग, रनिंग कॉन्फिग, स्टार्टअप कॉन्फिग। होता क्या इनमें, कॉन्फ़िगरेशंस। रनिंग कॉन्फिग कहां पे होती है, रैम में, परमानेंट नहीं है, और स्टार्टअप कॉन्फिग एनवी रैम में, ये परमानेंट है। ठीक है, इनके नाम में भी लॉजिक है। रनिंग कॉन्फिग का मतलब ये जब तक डिवाइस चल रही है ये फाइल है, रीस्टार्ट हो गई या पावर ऑफ हो गई तो ये फाइल उड़ जाएगी, खत्म। दूसरी का नाम स्टार्टअप कॉन्फिग क्यों है, राउटर जब रीलोड होता है, ठीक है जी,
तो जाहिर है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा, रैम पे चलाएगा, जिसे हम कहते हैं बूट कर रहा है, ठीक है जी, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाएगा और पुरानी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेगा, कहीं मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव तो नहीं की हुई। वो उसे कहां मिलेगी, रनिंग कॉन्फ़िग में या स्टार्टअप कॉन्फ़िग में? एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल होती है ना, वो होती है जो एनवी रैम में है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िग उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, ठीक है जी। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंड रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उधर भी रॉम है, इधर भी रॉम है, हमारे सिस्को के राउटर स्विचेस पे भी रॉम होती है और मकसद सेम है। फर्क ये है, लैपटॉप की रॉम में बायोस होता है ना, सिस्को के राउटर स्विचेस की रॉम में मिनी आईओएस होता है, मिनी आईओएस। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आईओएस है, ठीक है, बायोस की जगह यहां पे मिनी आईओएस होता है। और मिनी आईओएस का मकसद वही है, अगर आईओएस का नया वर्जन आ गया सिस्को की वेबसाइट पे, तो आप पुराना निकाल लेंगे और नया इंस्टॉल करेंगे ना, ठीक है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां बैठी, ये कमांड ने कहां जाके देंगे कि पुराने को उड़ा दो, नए को कॉपी कर लो, मिनी आईओएस में जाके करेंगे ये काम। मेन आईओएस में बैठ के उसे फॉर्मेट किया नहीं जा सकता। मिनी आईओएस से राउटर को बूट करवाएंगे और वहां पे जाके कहेंगे जी ये मेन आईओएस इसका इरेज कर दो और ये दूसरे वाला कॉपी कर दो। अच्छा, वो कॉपी कहां से करेंगे, सिस्को की वेबसाइट से वो डाउनलोड होके कहां पे आएगा, लैपटॉप में, और लैपटॉप से वो राउटर पे कॉपी कैसे हो जाएगा, कहां कैसे कॉपी करेंगे, कोई तरीका याद है कभी जिंदगी में डिस्कस हुआ? एफटीपी और टीएफटीपी याद है? उसी टीएफटीपी या एफटीपी को इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे मेरे लैपटॉप से ये वाली फाइल राउटर में कॉपी कर दो और उसके बाद हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। भाई इसकी लैब है आगे चल के, ये सब कुछ आप भी सीखेंगे, ठीक है जी, आपके साथ यहाँ क्लास में मैं करके दिखाऊंगा और फिर आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उधर भी रॉम है, इधर भी रॉम है। उधर की रॉम में यानी लैपटॉप की रॉम में बायोस होता है और हमारे राउटर की रॉम में मिनी आईओएस होता है। तो काफी हद तक तो सिमिलैरिटी है। अब एक फर्क है, फर्क भी तो होना चाहिए। फर्क यह है कि राउटर स्विचेस के अंदर एक और मेमोरी होती है जिसका नाम है फ्लैश। राउटर स्विचेस के अंदर एक और मेमोरी है जिसका नाम है फ्लैश, ठीक है जी। फ्लैश में होता क्या है, फ्लैश में जनाब राउटर का जो मेन कंप्लीट आईओएस है वो फ्लैश में होता है, यानी राउटर और स्विच का या सिस्को की किसी भी डिवाइस का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके लिए मेमोरी अलग बनाई हुई है, फ्लैश, वो फ्लैश में होता है, ठीक है। हमारे लैपटॉप की अगर बात करें ना, तो हमारी हार्ड ड्राइव में ना हमारा डेटा भी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहीं पे होता है, मानते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा हार्ड डिस्क में सेव हुआ होता है एक ही मेमोरी में, ठीक है। यहां पे डेटा को परमानेंट सेव करने के लिए, डेटा से मुराद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए एनवी रैम है, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए एनवी रैम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्लैश है, यानी दोनों को अलग अलग मेमोरी में रखा गया है। इसका फायदा क्या होगा हमें, इसकी जरूरत क्या है? वो हम कहते हैं ना हार्ड डिस्क उड़ गई, जब हार्ड डिस्क उड़ जाती है तो डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों चीजें ही जाती हैं, दोनों उड़ जाते हैं। यहाँ पे एक फायदा, अगर एक फिजिकल मेमोरी डैमेज होगी तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका जो कंटेंट है वो भी बच जाएगा। अगर फ्लैश उड़ गई है तो एनवी रैम बच जाएगी और आपकी कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी, ठीक है। और अगर एनवी रैम उड़ गई है तो फ्लैश को कुछ नहीं होगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इस मकसद के लिए नहीं अलहदा रखा गया है कि एक चीज उड़ गई तो दूसरी बच जाएगी? नहीं, मकसद ये नहीं था। ये तो एक चले हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया ना, बैठे बैठाए वैसे ही एक फायदा मिल गया। असल मकसद क्या, ये समझ लें आप कि फ्लैश और एनवी रैम अलग क्यों है और कॉन्फ़िगरेशन को और ऑपरेटिंग सिस्टम को इकट्ठा क्यों नहीं रखा गया, ठीक है जी। ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी ये चीज, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज से गुजरता है। तो ये जरा समझें जी इसको। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो आपकी एनवी रैम में सेव होगी, फाइल है एक, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। आप ना नोटपैड में कोई 200-300 लाइनें एम टाइप कर दें अगर और उसको सेव करें, ठीक है, तो नोटपैड के उस फाइल का साइज कितना हो जाएगा?
बड़ी मुश्किलों से केबीज तक पहुंचेगा वो, और 100-150 और लाइन ऐड कर दे फिर भी केबीज, एमबी तक जाना टेक्स्ट फाइल का बहुत बड़ी बात होती है, बाइट्स या बड़ी हद किलो बाइट, ठीक है। तो ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें क्या होता है, कमांडें, टेक्स्ट ही होगा ना, तो कितनी कमांडें दे देंगे आप, चलो सैकड़ों दे देंगे, 200-300 कमांड दे देंगे, तो नतीजे में वो भी बड़ी बात है, 100 दे देंगे, 50 कमांड दे देंगे, तो बड़े मुश्किलों से आप केबी तक पहुंचेंगे, किलो बाइट, ठीक है जी। वरना तो बात बाइट्स में रहनी है, 500 बाइट, 600 बाइट, 700 बाइट, यानी 1000 बाइट या 1 केबी क्रॉस करना बड़ी बात होगी वहां पे। छोटी सी फाइल है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये जो एनवी रैम है, ये कोई बहुत बड़ी मेमोरी होती भी नहीं होगी, छोटी सी मेमोरी होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है जी, ये फाइल बड़ी छोटी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्लैश के अंदर जो iOS है उस पे। iOS का जो इमेज है ना, iOS के इमेज का साइज, मैं जरा माजी से चलना शुरू करता हूं, पुराने वक्तों से। ये 2500 सीरीज के राउटर की हम बात कर लेते हैं। इनमें आमतौर पे फ्लैश होती थी 8 MB की, 8 MB, ये 8 मेगा बिट नहीं है, बाइट है, 8 मेगा बाइट, ठीक है जी। और इसमें जो iOS इमेज होता था वो जाहिर है 8 MB से छोटा ही होगा, तो पूरा आएगा ना इसमें, तो 8 MB से छोटा, ठीक है जी। तो फ्लैश में 8 MB से छोटा इमेज आ गया। अच्छा, iOS की वक्त के साथ साथ अपडेट्स आती हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की आती हैं। तो मिसाल के तौर पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक कस्टमर है, उसकी 500 ब्रांचेस हैं, और मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जनाब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल में ना अगर मुझे कोई राउटर गड़बड़ हुई, उसे रिप्लेस करना पड़ा तो हम करेंगे, कोई कार्ड शार्ड चेंज करना पड़ा हम करेंगे, कोई कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर नीचे कोई चीज हुई तो हम मैनेज करेंगे, जाहिर है उसके हम अच्छे खासे पैसे लेंगे उनसे, ठीक है जी। तो लेट से मैंने 8 MB वाली फ्लैश इंस्टॉल कर दी, अपडेट आई iOS की, वो 7 MB की थी, कोई मसला नहीं, हम डाउनलोड करेंगे, 500 ब्रांचेस में जाके फ्लैश में iOS इमेज कॉपी करके चेंज कर देंगे, कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ मैन पावर यूज होगी, जाके इमेज चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ना कुछ अरसे बाद एक और अपडेट आती है, अब वो 3 साल का टाइम है, ठीक है जी, और उसकी जिम्मेदारी हमने ली हुई है। नई अपडेट आई iOS की, और वो आ गई जी लेट से 12 मेगाबाइट की, 12 MB की। अब 12 अब कस्टमर कहेगा जी iOS अपडेट करके दे, नए नए इमेज आ चुका है, अब हमारा iOS अपडेट कर दे, क्योंकि जो फीचर नए में आए हैं उनकी हमें जरूरत है, ठीक है जी, करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि उन 500 राउटर्स में जो फ्लैश हमने इंस्टॉल की हुई है वो 8 MB की है, 12 MB का iOS का इमेज 8 MB की फ्लैश में तो आ नहीं सकता, हमें फ्लैश चेंज करनी पड़ेगी, हमें फ्लैश भी चेंज करनी पड़ेगी, राउटर नहीं बदलना पड़ेगा, मेमोरी है और रैम नहीं कभी चेंज की, हार्ड ड्राइव नहीं कभी चेंज की, हो जाती है तो फ्लैश भी चेंज हो जाती है, तो मेरे इंजीनियर को जाके फ्लैश भी चेंज करनी पड़ेगी, और उसके अंदर इमेज फिर ही इंस्टॉल हो पाएगा, ठीक है। बल्कि अब तो मैं काम करूंगा ना, अब तो सिस्को से कार्ड खरीदने नए, ठीक है जी, फ्लैश खरीदनी है, ठीक है। अच्छा, मैं फ्लैश की शक्ल आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे होगा। जवाद साहब जी जिंदाबाद, ये भी अपनी सीट से उठेंगे आपके सामने, ठीक है जी, और उसके बाद वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे हमारे सामने एक 2800 सीरीज का राउटर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो ये अभी हमें राउटर दिखाएंगे, और मैं आपको अभी उसकी फ्लैश निकाल के दिखा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है, बल्कि जवाद साहब भी इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे। ओके जी, वो फ्रंट साइड, अब आप थोड़ा सा इधर हो जाए, ये जी 2800 सीरीज का राउटर, ठीक है जी, और ये मैं इस राउटर की जो फ्लैश है ये मेरे हाथ में आ चुकी है इस वक्त, जिस तरह आपका SD कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये मैं कैमरे में भी दिखा देता हूँ ताकि वीडियो में आप लोग बाद में देख लें। तो ये इसकी फ्लैश जो है वो इस वक्त इस वाले राउटर में जो फ्लैश है वो 64 MB की है, ठीक है जी। तो मैं सिस्को को ऑर्डर करूंगा कि जनाब मुझे 8 के बाद फिर 16 MB वाला कार्ड मिलता है,
तो 16 MB वाले कार्ड ऑर्डर कर लूंगा, वो 500 कार्ड मेरे पास आएगा, ठीक है, थक तो नहीं रहे, ठीक है, मैं भूल ही जाऊं, पता लगे जो आज साहब इधर ही लटके रह जाए, ठीक है जी। तो नाश्ता किया हुआ ना आपने, वेरी गुड। तो मैं इस तरह से कार्ड मंगवाऊंगा और अपने ऑफिस में बैठ के आराम सुकून से इन कार्ड्स में इमेज कॉपी कर दूंगा नए वाला, ठीक है, और उसके बाद अपने इंजीनियर्स को भेजूंगा कि जाओ कस्टमर की साइट्स पे जाओ, जाके पुराना कार्ड निकाल के ले आओ और उसकी जगह ये वाला कार्ड लगा लो। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे इंजीनियर को क्या करना पड़ेगा, राउटर को यहां से पावर ऑफ करना पड़ेगा, पुराना कार्ड वो निकाल लेगा, नया कार्ड जिसके अंदर ऑलरेडी नया इमेज मैंने कॉपी कर दिया हुआ है, जाके उसने सिर्फ एक काम करना है, ठीक है जी, इस कार्ड को इस तरीके से उसने लगाया, ठीक है जी, ये लग गया और पावर ऑन किया और वो वापस आ जाएगा, बस। यानी यूं समझे राउटर को रख दें, राउटर को रीलोड करने में जितना टाइम लगता है ना, कोई 3-4 मिनट, उतना ही टाइम लगेगा, उतनी देर के लिए ये राउटर क्या होगा, पावर ऑफ, ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें, अगर अगर फ्लैश यानी डेटा के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए और आईओएस इमेज के लिए एक ही मेमोरी होती तो ये वाला प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होना था। फिर उसने क्या करना था, फ्लैश बदलनी थी, फिर उस राउटर की बैठ के कॉन्फ़िगरेशन उसे दोबारा करनी पड़नी थी, चाहे वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना करता, उसे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़नी थी, और उस नेटवर्क की आउटेज ज्यादा हो जानी थी, यानी उस नेटवर्क ने डाउन ज्यादा देर के लिए होना था। इस तरीके से क्या है कि आउटेज कम से कम आएगी, बस सिर्फ राउटर को रीलोड होने में जितना टाइम लगता है इतना ही टाइम रिक्वायर्ड है। और लाइव नेटवर्क्स में राउटर का बंद होना या नेटवर्क का डाउन होना बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है जी। तो ये देखभाल के करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये एक्टिविटी ऐसे टाइम पे की जाती है जहां पे जो पीक आवर्स नहीं होते, यानी कम से कम ट्रांजैक्शंस हो रही हो। बैंक्स मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ना, जिनके अकाउंट्स हैं, आप लोगों को अक्सर 2-2 महीने पहले मैसेजेस आ जाते हैं, फलां तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक हमारी फलां सर्विस बंद रहेगी, ठीक है। तो उस दौरान उन्होंने इस तरह के काम करने होते हैं, और वो टाइम भी आप नोट कीजिएगा, वो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के होते हैं, जिस वक्त कम से कम ट्रांजैक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को अलग रखा हुआ है। समझ आया कि दोनों अलग क्यों है, ठीक है। कि आईओएस का इमेज तो बढ़ते जाना है, उसके लिए आपको मेमोरी भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो फाइल छोटी ही रहनी है, तो उन्होंने उसके लिए एक फिक्स मेमोरी छोटी सी अलग से रख दिया है, एनवी रैम, कॉन्फ़िगरेशन उसी में रहेगी। आप इमेज बदलते रहे, कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पता है ये बात शुरू कहां से हुई थी? अब मैं आपको याद कराता हूँ बात शुरू कहां से हुई। हम गलती से मोड 1 में चले गए थे, ठीक है जी, जिसका नाम यूजर मोड था या यूजर एक्सेस मोड था, जिसमें मैंने आपको कहा था एक ही काम हो सकता है और वो है लिमिटेड वेरिफिकेशन। और मैंने आपको कहा था, आपको पता है लिमिटेशन किस बात की है, क्या नहीं देख सकते आप इस मोड में। इस मोड में 2 फाइलें हैं जो आपको नजर नहीं आएंगी, एक का नाम है रनिंग कॉन्फ़िग और दूसरी का नाम है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। मोड 1 में या यूजर मोड में या यूजर एक्सेस मोड में रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग विजिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी वजह, भाई आप जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करेंगे, चाहे कोई पासवर्ड्स हो, चाहे कोई पॉलिसीज हो, वो सेव तो रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में ही होना है ना। कोई भी बंदा अगर आपकी रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग अगर देख लेगा तो उसे आपके सारे पासवर्ड भी पता लग जाएंगे, सारी पॉलिसी भी पता लग जाएंगी, स्टैटिक डायनामिक राउटिंग हर चीज उसे दिख जाएगी। तो लिहाजा मोड 1 वाले बंदे के पास ये प्रिविलेज ही नहीं है कि वो इन 2 फाइलों को एक्सेस कर सके। बाकी चीजें देख सकता है, राउटिंग टेबल देख लेगा, यानी ऐसी चीजें नजर आ जाएंगी जिससे आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग को वो नहीं देख सकेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, रनिंग एंड स्टार्टअप कॉन्फ़िग आर नॉट visible in यूजर मोड। रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग यूजर मोड में विजिबल नहीं होते, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, हम तो इस वक्त यूजर मोड में आए हुए हैं ना, हम प्रैक्टिकली यहां कुछ भी नहीं कर सकते इस वक्त। क्या वेरीफाई करें? कुछ कॉन्फ़िगर किया है? नहीं किया, तो वेरीफाई क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यहां से आगे जा सकते हैं, ठीक है जी, इससे अगले मोड में जा सकते हैं। अब इससे अगला मोड कौन सा है?
पहले उसका तारुफ करा देता हूं और फिर मैं आपको जाके दिखाता हूं अगले मोड में। ठीक है जी, मोड 1 के बाद जो भी मोड होगा उसको हम मोड 2 तो कहेंगे ही, जाहिर है। अच्छा, ये नंबर हम दे रहे हैं, सिस्को नहीं देता, सिस्को ने नाम रखे हुए हैं बस। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मोड 2 है उसका एक नाम है इनेबल मोड, दूसरा नाम है उसका प्रिविलेज्ड मोड या प्रिविलेज मोड। ठीक है जी, इनेबल मोड या प्रिविलेज मोड, इनेबल मोड या प्रिविलेज मोड। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो आपको होस्ट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, वो जो पहले भी आ रहा था वो वहीं रहेगा। उसके आगे ग्रेटर देन का जो साइन है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा विद हैश या नंबर साइन, हैश या नंबर साइन के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान होगी कि आपका अब लेवल बढ़ चुका है, आप यूजर मोड में नहीं है बल्कि आप इनेबल मोड में। ठीक है जी। अच्छा, इस मोड में अब आप आगे कर क्या सकते हैं? नाम से यह है कि आपको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएगी। यहाँ पे क्या प्रिविलेजेस मिल जाएंगी उनको जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो जी आप कंप्लीट वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे। क्या कंप्लीट से अब क्या मुराद है? क्या ऐड क्या हो गया होगा? रनिंग एंड स्टार्टअप कॉन्फ़िग आर, वो भी विजिबल हो जाएंगी। वो सब कुछ जो पहले मोड में विजिबल था वो तो है ही, प्लस रनिंग एंड स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी अब आपको नजर आ जाएगी। उसको जो कहां आ गया, जिस जो कौन सा दरवाजा खोल चुका अपने लिए? इनेबल मोड का, मोड 2 का। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करना, सेव करना या राइट करना। ये लफ्ज तीन अलग अलग है लेकिन इनका मतलब तकरीबन तकरीबन एक ही है, कॉपी, सेव, राइट। ये वाले काम भी आप इनेबल मोड में कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करना या डिलीट करना, तो ये काम भी आप इनेबल मोड में कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इस मोड में नहीं हो सकती। कॉन्फ़िगरेशन आप इस मोड में नहीं कर सकते। वेरीफाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। हां, कुछ टेम्पररी सेटिंग्स हैं जो परमानेंट नहीं होती, आरजी। टेम्पररी सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस वो इस मोड में की जा सकती है, वो मैं यहां लिख देता हूं। टेम्पररी सेटिंग्स, उनकी मिसाल क्या है अभी सामने आ जाएगी। टेम्पररी सेटिंग्स जो सेव नहीं होती, जो आरजी होती हैं, ठीक है, वो इस मोड में हो सकती हैं। परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन इस मोड में नहीं होती। टेम्पररी सेटिंग की एक सबसे बड़ी मिसाल वो है जी क्लॉक की सेटिंग, टाइम सेट करना। ये जिस तरह मेरा सिस्टम है, ठीक है जी, इस पे अगर आप टाइम देखेंगे तो आपको इस वक्त करंट टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है, 10:19 है, 16 जुलाई 2023 टाइम दिखाई दे रहा है। मोबाइल फोन भी देखें वहां भी टाइम दिखता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप नेटवर्क डिवाइसेस का भी टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्लॉक सेटिंग, ठीक है जी, तो टाइम की सेटिंग आपने राउटर या स्विच के ऊपर टाइम सेट करना है तो वो आप इनेबल मोड में कर सकते हैं। क्लॉक सेट करनी है तो वो इनेबल मोड में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अगर परमानेंट कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो आपको मोड 2 से आगे जाना पड़ेगा, मोड 3 में जाना पड़ेगा। वैसे टेक्निकली सोचें, मोड 2 में इस वक्त अगर मैं आपको कुछ सिखाऊं तो वो क्लॉक की सेटिंग ही सिखा सकता हूं। वेरीफाई तो आप कर नहीं सकते, कुछ कन्फिगर ही नहीं किया तो वेरीफाई क्या करना है? सेव भी नहीं कर सकते, कुछ कन्फिगर करेंगे तो सेव करेंगे। इरेज भी नहीं कर सकते, कुछ कन्फिगर करेंगे तो इरेज करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम जो मैं आपको सिखाने लगा हूं वो ये है, यूजर मोड से इनेबल मोड में कैसे जाना है, इनेबल मोड से वापस अगर यूजर मोड में आना है तो कैसे जाना है, मोड्स की स्विचिंग। और इनेबल मोड में अगर आपने क्लॉक सेट करनी है, वो क्लॉक कैसे सेट हो सकती है। मैंने आपको कहा था हेल्प बड़ी जबरदस्त है, हेल्प की आपको कहीं जरूरत पड़े तो हेल्प ली जा सकती है। पहले तो मुझे ये बताएंगे जो लोग दूर बैठे हुए हैं, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, फॉन्ट ठीक है या बेहतर कर लूं? थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये अब आपको कोई खास इसको नोट करने की अभी जरूरत नहीं है कि ये या जो मैं कर रहा हूँ सारे स्टेप्स वो आपको दिखाई दे ही रहा है, सिक्योर सीआरटी के अंदर वीडियो का हिस्सा बन जाएगा। तो मैं इसका जरा फॉन्ट बेहतर कर लेता हूँ। जब आप लोग सिक्योर सीआरटी यूज करेंगे तो उस वक्त आपको दोबारा से सिखा दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं।
अच्छा जी, तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, मैं और ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि फिर ये होगा कि ये आउटपुट ना स्कैटर्ड हो जाती है और फिर ठीक से स्क्रीन पे नजर भी नहीं आएगी, प्रॉब्लम होगी आपको। एक और बढ़ा लेते हैं, 26 तक चले जाते हैं जी। ओके, इसको दोबारा एक दफा एक्सेस करता हूं। हाँ जी, बेहतर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यूजर मोड से इनेबल मोड में जाना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, अमूमन आप देखेंगे जो अल्फाज हम बोल रहे होंगे कमांड भी वही होगी, और अगर कहीं हमें कोई शक शुबा होगा तो हम हेल्प ले सकते हैं सिस्को आईओएस में। हेल्प लेने का तरीका कार क्या है, आपको जिस जगह पर भी हेल्प की जरूरत होगी आपने वहां पे क्वेश्चन मार्क टाइप कर देना है। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क टाइप। क्वेश्चन मार्क और फॉरवर्ड स्लैश एक ही की पे होते हैं और ये शिफ्ट के साथ चलेगा। तो शिफ्ट और ये क्वेश्चन मार्क वाली की जो कि फॉरवर्ड स्लैश वाली है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क एंटर किया। क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर नहीं करना पड़ता, ठीक है जी, बस सिर्फ क्वेश्चन मार्क टाइप करने की देर है। हेल्प की ऑप्शंस आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, आप ये देखें, मैंने ये क्वेश्चन मार्क किया था यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे वो कमांड्स हैं जो आप इस मोड में चला सकते हैं, और राइट साइड पे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये कमांड करती क्या है। लेफ्ट साइड पे कमांड्स हैं, राइट पे उनकी डिस्क्रिप्शन है कि ये कमांड करती क्या है। और ये सारी की सारी कमांड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आएंगी आपको, ए से शुरू होने वाली, फिर बी से, फिर सी से। अगर बी से कोई कमांड ही नहीं है तो नहीं नजर आएगी, उसके बाद सी है तो फिर वो दिखेगा, डी है तो फिर वो दिखेगा, ई है तो फिर वो दिखेगा। अब एफ से कोई कमांड नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे कमांड्स, राइट पे उनकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये नीचे का लिखा हुआ है मोर, इसका मतलब है और भी कमांड्स हैं, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करने का तरीका देख लें। अगर आप एंटर करते हैं ना, तो एंटर से ये लाइन बाय लाइन स्क्रॉल डाउन हो रहा है, एंटर से लाइन बाय लाइन। और अगर आप चाहते हैं पूरा पेज पलट जाए, ठीक है जी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे। पूरा पेज पलटने के लिए स्पेस, तो मैंने स्पेस प्रेस किया है, पेज ही थोड़ा सा रह गया था, एक दफा मैंने स्पेस एंटर किया है, आउटपुट खत्म हो गया। दोबारा करता हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, ये एक पेज ओपन हुआ, ठीक है जी। अब मैं स्पेस प्रेस करता हूं तो ये आपका दूसरा पेज है ही तकरीबन 1.5 पेज, ठीक है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क किया, आउटपुट आई, ठीक है। एंटर करने से लाइन बाय लाइन, और स्पेस से पेज बाय पेज। अच्छा, एक और चीज देखें, अभी फिर क्वेश्चन मार्क करता हूं। आपने करना क्या था, इनेबल मोड में जाना था ना, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रिविलेज मोड। इनेबल मोड में जाना है जिसका दूसरा नाम प्रिविलेज मोड है। इनेबल ई से शुरू होता है, ठीक है। तो आप जरा ई वाली कैटेगरी में आए, ई से यहाँ पे दो कमांडें शुरू हो रही हैं, इनेबल और एग्जिट। इस मोड में इनेबल से, ई से शुरू होने वाली कमांडें ही दो हैं, इनेबल और एग्जिट। अब पता नहीं इनेबल ही की कमांड है या कोई और ना हो, शक को यकीन में बदलने के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स, अगर आप प्रिविलेज कमांड्स को टर्न ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपको इनेबल की कमांड देनी। इसका मतलब है कमांड यही है, मुझे मेरी कमांड मिल गई है ना, नीचे का लिखा हुआ है मोर होगा, तो और ऑप्शंस भी हैं, क्या मेरे को दिलचस्पी है वो देखने की। एंटर और स्पेस के अलावा कोई भी और की प्रेस कर दें, आउटपुट क्विट या स्किप हो जाएगी। लेकिन आमतौर पे रिकमेंड ये किया जाता है क्यू फॉर क्विट, जरा याद रखना आसान है।
तो आप क्यू प्रेस कर दें। ये मैं क्यू प्रेस कर दिया, देखें उसने मुझे मजीद आउटपुट नहीं दिखाई, वो सीधा यूजर मोड में वापस चला गया। दोबारा करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन मार्क, मुझे कमांड मिल गई, मैं इसे क्विट करना चाह रहा हूं, एंटर और स्पेस के अलावा कोई भी कमांड टाइप कर दें, ठीक है। रिकमेंड ये किया जाता है क्यू प्रेस कर दें, तो मैंने क्यू प्रेस किया और आउटपुट क्या हो गई, क्विट, ठीक है। आउटपुट को हैंडल करने के कितने तरीके, 3, एंटर से लाइन बाय लाइन, स्पेस से पेज बाय पेज, और उनके अलावा कोई भी की दबाएंगे तो क्विट हो जाएगी आउटपुट, ठीक हो गया। एंटर से लाइन बाय लाइन, स्पेस से पेज बाय पेज, और कोई भी की अदर देन एंटर एंड स्पेस, कोई ये क्विट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज सबसे अहम इस वक्त आप लोगों के लिए, वो सुन लें। ये एक 2500 सीरीज का राउटर है, उसके नीचे 2900 भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये 2500 का जो इस वक्त एक्सेस हुआ हुआ है, इसके ऊपर सिस्को के हजारों लाखों iOS वर्जन में से एक iOS वर्जन चल रहा है, बहुत सारे iOS वर्जन है, उनमें से एक वर्जन चल रहा है, ठीक है जी। उसमें जब मैं यहां क्वेश्चन मार्क करता हूं तो ये 1.25 या 1.5 पेज खुल जाता है। अगर राउटर बदलेगा या राउटर का iOS इमेज बदलेगा तो यहां क्वेश्चन मार्क करने पे सेम ऑप्शंस आना जरूरी नहीं है। किसी दूसरे वर्जन में कम फीचर भी तो हो सकते हैं, कम कमांडें भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो हर जगह यही सेम पेज खोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पैकेट रेसर के अंदर ये जो 2800 सीरीज वाला राउटर है, इस पे चलते हैं। अब राउटर सेम नहीं है, iOS इमेज तो डेफिनेटली सेम नहीं होगा। यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं तो आप देखिएगा इधर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क किया, एक पेज भी पूरा नहीं है। इट इज नॉर्मल, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हर जगह एक ही जैसी चीज, एक ही जैसे फीचर है हर राउटर पे, तो राउटर अलग अलग होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट बेसिक्स हर जगह सेम होगी, एडवांस्ड फीचर्स में फर्क पड़ता है। फर्क जो है वो एडवांस फीचर्स में पड़ेगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीजें हर जगह सेम होगी। इनेबल की कमांड वहां पे भी थी, इनेबल की कमांड यहां भी है। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, वो उधर ज्यादा थे इधर कम है, कोई ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो यहां पर भी इनेबल की कमांड मिल गई है और हमें यहां इस जगह पे भी इनेबल की कमांड मिल चुकी है, ठीक है जी। क्या कमांड है, इनेबल। पता फिर भूल गई है, पता नहीं ई से कोई कमांड शुरू होती थी, आप कहेंगे हमें नहीं भूली, आपको मैंने पहले ही बताया मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ई से कोई कमांड शुरू होती थी, बस इतना याद रह गया, ई लिख के क्वेश्चन मार्क दबाएं, ई लिख के फिर से क्वेश्चन मार्क टाइप करें। ये जी मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया। अब वो मुझे ये बता रहा है ई से कौन कौन सी कमांड शुरू होती है, तो ई से इनेबल भी है, ई से एग्जिट भी है, दो कमांड है। अच्छा, अगर मैं ई एन लिख दूं तो ई एन से, अब जरा क्वेश्चन मार्क करें, तो इसकी डेटाबेस में ई एन से इनेबल के अलावा कोई और कमांड नहीं है। मुझे पूरा इनेबल टाइप करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहां एंटर भी कर दूं ना तो इनेबल की कमांड चल जाएगी, क्योंकि इसको पता है मेरे सिस्टम में ई एन से एक ही कमांड है एंड दैट इज इनेबल। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, अच्छी बात होती है कमांड पूरी टाइप करनी चाहिए, वैसे ही कोई अच्छी बात नहीं होती, आप लिख सकते हैं, शॉर्ट कमांड इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन फिर भी आप कहें नहीं सर पूरी कमांड, तो पूरी कमांड आपको हाथों से टाइप करने की जरूरत नहीं है, पाँव से भी टाइप नहीं करनी। आप कहें चलो हाथों से नहीं, पाँव से कर लेंगे, वहां भी नहीं करनी। आप टैब की प्रेस करें, TAB टैब, अगर मैं प्रेस करूंगा तो इसने क्या किया, कमांड को ऑटो कंप्लीट कर दिया है। टैब से क्या होता है, कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसकी शर्त है एक, अगर मैं खाली ई लिखता हूं, ई से कितनी कमांड है, 2, अब जितना मर्जी टैब दबा लें ये कमांड कंप्लीट नहीं कर सकता। यानी कम से कम इतना आपको टाइप करना पड़ेगा जिससे सिस्टम में कोई दूसरी कमांड शुरू ना होती हो। अगर मैं EN तक लिख दूं और अब टैब दबाऊं, अब कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी, अब कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। तो कम से कम इतना टाइप करना पड़ता है जिससे दूसरी कमांड ना शुरू होती हो। लीजिए अब मैं करने लगूं एंटर, ये जी मैंने एंटर कर दिया।
क्या फर्क पड़ा है? अच्छा, रंगों पे नहीं जाना, ठीक है जी। ये जो कलर स्कीम है ये सिक्योर सीआरटी का फीचर है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट है कीवर्ड हाइलाइटिंग। मैंने वो सेटिंग्स की हुई है कि जब जब ये कीवर्ड नजर आए उसका ये कलर होना चाहिए, जब ये नजर आए तो ये कलर होना चाहिए। ये अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा, तो उसमें आपने परेशान। जब आप सिक्योर सीआरटी पे आ जाएंगे तो आपकी जिंदगी भी रंगीन हो जाएगी उसको, अभी तक नहीं, ठीक है। अभी आप ब्लैक एंड व्हाइट पे ही चले, ठीक है। ओके, तो कोई फर्क और पड़ा है? ये हैश साइन आ गया, नंबर साइन आ गया, दैट शोज कि मैं इस वक्त इनेबल मोड में या प्रिविलेज मोड में आ चुका हूं। अच्छा, टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स के लिए क्या कमांड यूज किया आपने? इनेबल। तो टर्न ऑफ प्रिविलेज कमांड के लिए क्या होना चाहिए? डिसेबल, ठीक है जी। आप यहां पे डिसेबल लिखें, ठीक है जी, और डिसेबल लिखने से आप दोबारा यूजर मोड में वापस आ गए। आप दुनिया के वो चंद खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो गए जिन्हें यूजर मोड से इनेबल और इनेबल से यूजर मोड में वापस जाना आता है। आप बाहर जाएं सड़क पे, लोगों को रोक के पूछें तुम्हें आता है यूजर मोड से इनेबल मोड में? नहीं आता होगा। वो आप ही है जिन्हें आता है। आपकी जिंदगी बदल चुकी है। वो उस्मान जो आज सुबह आया था अब ये वो नहीं रहा। इसको यूजर मोड से इनेबल मोड में जाना आ गया है और इनेबल से वापस यूजर मोड में आना भी आ गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा इनेबल मोड में जाना है। अब इनेबल टाइप करने की जरूरत नहीं है। कहेंगे अच्छा सोचने से भी हो जाता है? नहीं, इतनी अभी तरक्की नहीं हुई, ठीक है। अप एरो और डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हुए जो प्रीवियस हिस्ट्री में आपने कमांड्स दी हैं वो आपको मिल जाएंगी। मैं देखिए अप एरो करता हूं, अप एरो किया डिसेबल, एक दफा दोबारा अप एरो किया इनेबल। मेरा हाल दो ही तो कमांडें दी हैं अभी तक, ठीक है। डाउन एरो करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा, फिर डिसेबल, ठीक है जी। और इस तरह से अप एरो एंड डाउन एरो की आप यूज करें तो हिस्ट्री में जो कमांडें आपने टाइप की हुई है, अच्छा ये तो कमांडें छोटी छोटी है ना, कोई लंबी चौड़ी कमांड अगर टाइप की हो तो उसे तो दोबारा लिखने का दिल नहीं चाहता, तो हिस्ट्री से निकाल के दोबारा आप उसे कॉपी पेस्ट दोबारा इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये दोबारा से मैं इनेबल मोड में चला गया। अब दोबारा वापस जाना है, अप एरो, ठीक है जी, फिर अप एरो डिसेबल और दोबारा आप वापस यूजर मोड में आ गए। तो ये इन दोनों मोड्स की स्विचिंग जो है ये तो कम से कम आपको आ गई है। लेकिन मैं फिर जा रहा हूं इनेबल मोड में, फिर आ गया। अब इस मोड में या तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो सकती है, इरेज हो सकती है, रनिंग कॉन्फ़िग को देखा जा सकता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को भी देखा जा सकता है, मुकम्मल वेरिफिकेशन हो सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी काम इस वक्त मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमने कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, ठीक है। एक चीज इस वक्त हम कर सकते हैं और वो है क्लॉक सेट की जा सकती, टाइम सेट किया जा सकता है इसका। बिल्कुल, ये टाइम सेट कर लेते हैं। नेटवर्क डिवाइस का टाइम सेट करना बड़ा ही अहम और इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह भाई आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सही टाइम सेट करें या ना करें आपके लिए शायद वो अहम ना हो, लेकिन नेटवर्क डिवाइसेस का टाइम बिल्कुल सही एक्यूरेट होना जरूरी है, कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। उसकी रीजन क्या है? मल्टीपल रीजन है। एक तो हमने कुछ अर्सा पहले जिक्र किया था कि राउटर पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना उनके उन पे लॉग मैसेजेस जो है वो जनरेट होते हैं। आपको पता है कब मैंने स्टेटमेंट दी थी? जिस दिन राउटर के राउटिंग टेबल का तारुफ कराया था और आपको कहा था राउटर नोन के लिए यूनिकास्ट करता है और अननोन के लिए डिस्कार्ड करता है। फिर मैंने कहा था क्या ये बात हमें भी पता लग सकती है कि राउटर आने और जाने वाले पैकेट के साथ क्या कर रहा है? मैंने कहा था जी बिल्कुल हमें पता लग सकती है। और टाइम स्टैम्प के साथ राउटर में ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं टाइम स्टैम्प के साथ लॉग मैसेज जनरेट होते हैं। फलां पैकेट फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आया था, फलां लिंक इतने बज के इतने मिनट पे फलां तारीख को अप हो गया था, फलां तारीख को डाउन हो गया था। तो लॉग मैसेजेस जनरेट होते हैं विद टाइम स्टैम्प। टाइम ठीक कन्फिगर हुआ होगा तो टाइम स्टैम्प ठीक लगेगी ना, वरना तो सारा रिकॉर्ड ही आपका खराब हो जाएगा। एक दूसरा, अभी तो आप कर रहे हैं लोकल और रिमोट एक्सेस सीखेंगे, एक होती है टाइम बेस्ड एक्सेस। आप कहते हैं कि फलाना एडमिनिस्ट्रेटर ये फलाना 2 घंटे के लिए शाम 4 से 6 बजे तक जो है वो इस राउटर को एक्सेस कर सके। अब आपके राउटर पे सही टाइम पे 4 बजेंगे तो आपकी पॉलिसी काम करेगी ना। तो टाइम का सही सेट होना जरूरी है। तो चलेंगे इस पे जरा क्लॉक सेट कर लेते हैं, कैसे सेट होती है देखते हैं। अगेन हमें तो कमांड ही नहीं आती।
अच्छा, मोड कौन सा है? इनेबल मोड। एक ना आपने आदत डाल लेनी है, बड़ी मुश्किलों आदत पड़ती है लेकिन डल जाएगी। आप जब भी कोई कमांड देने लगे ना, पहले आपने सोचना ये कमांड है किस मोड की। जैसे क्लॉक सेट वाला काम इनेबल मोड का है, फिर आपने अपने आप से पूछना और देखना भी है कि इस वक्त मैं किस मोड में हूं, क्या मैं इनेबल मोड में हूं भी या नहीं। सिस्को आईओएस में सबसे बड़ी गलती लोगों से ये होती है, कमांड ठीक लिखते हैं, जगह गलत होती है, तो गलत जगह पे तो वो कमांड फिर नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैं क्लॉक सेट करना चाह रहा हूं जो कि इनेबल मोड में होता है और मैं इस वक्त इनेबल मोड में हूं। लेकिन कमांड पता ही नहीं है, हेल्प ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं। ये जी मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया है। पहले देखें, एक पेज, तवज्जो से, एक पेज खुला है, स्पेस प्रेस किया है, 2 गए हैं, फिर स्पेस 3, ये पहले से ज्यादा क्यों है? पहले तो कोई 1.5 पेज था ना, क्योंकि मैं अब यूजर मोड में नहीं हूं, इनेबल मोड में आ गया हूं। मुझे कुछ और कमांड्स की भी प्रिविलेजेस मिल गई हैं जो पहले मेरे पास नहीं थी। अच्छा, आप साथ में अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे, तो इसमें आपने वैसे कौन सा बहादुरी का काम किया जो आपको इतनी प्रिविलेज मिल गई है? इनेबल लिख के इधर ही आए हैं ना, ठीक है। तो नहीं, वाकई अभी तो इतना ही किया है और इसके अलावा तो और कोई बहादुरी नहीं थी, प्रिविलेज हमें मिल गई हमें, ठीक है। यानी आप चाहते क्या? आप चाह ये रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी, कोई आपसे पासवर्ड पूछा जाता, कोई यूजर नेम पासवर्ड आप बताते तो आपको प्रिविलेज मिलनी चाहिए थी ना। याद रखिएगा, सिस्को के राउटर स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट, सिस्को के राउटर स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके नहीं भेजा जाता। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा लेकिन राउटर स्विचेस पे अमूमन नहीं होता। सिस्को कहता है ये क्या ड्रामेबाजी है, बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम पासवर्ड रखो और स्टिकर लगा के ऊपर छाप भी दोगे ये यूजर नेम पासवर्ड है, चाबी साथ ही लटका दो, तो ये कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि बाय डिफॉल्ट कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, आप खुद कॉन्फ़िगर करें। इस राउटर को इस वक्त सिक्योर करने की जरूरत क्या है? इसमें तो कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ हुआ। जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसकी एक्सेस को सिक्योर बनाएंगे ना। तो ये पासवर्ड आपने ही कॉन्फ़िगर करना है, ये इनिशियल या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है। तो थोड़ी देर बाद जब हम कॉन्फ़िगर कर देंगे तो फिर जो पासवर्ड बताएगा वो ही इनेबल मोड में आएगा, हर कोई नहीं आ सकता। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये जी दोबारा क्वेश्चन मार्क करना क्या था आपने? क्लॉक सेट करनी है। तो उसूल के मुताबिक जो बोल रहे होते हैं कमांड वही होती है। अब क्लॉक और सेट की टर्म आनी चाहिए उसमें। तो जरा यहां पे देखें, क्लॉक नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो सी वाले सेक्शन में जाके देखें तो वहां पे क्लॉक है, मैनेज द सिस्टम क्लॉक। मैं यही करना चाह रहा हूं। मुझे कमांड मिल गई है, मिल गई। मुझे मजीद आउटपुट देखने की जरूरत है नहीं, तो एंटर और स्पेस के अलावा कोई भी की प्रेस कर दे, मैं क्यू प्रेस कर देता हूं। तो ये देखिए जी, मैं कहां पे आ गया हूं? इनेबल मोड में, ठीक है जी। क्या कमांड थी? क्लॉक। अब सबसे अहम चीज, ये नए बंदे से ना यही गलतियां होती हैं छोटी छोटी, तो बहुत मेजर मिस्टेक्स तो करते नहीं है, छोटी सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। खाली क्लॉक से कुछ सेंस बनती है? कुछ भी नहीं, यानी आगे कुछ और भी तो होना चाहिए ना। हेल्प चाहिए। इस वक्त क्लॉक और कर्सर के दरमियान स्पेस है? नहीं, मैंने क्लॉक लिख के अभी स्पेस नहीं दी, इधर ही क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। मुझे वही वाला कीवर्ड जो क्लॉक है वही दोबारा दिखा रहा है, मुझे इसमें आगे जाने का रास्ता नहीं बताया। आपने स्पेस देनी है। जब आप एक कीवर्ड लिख लें, फिर स्पेस दें, फिर क्वेश्चन मार्क करें, अब ये आपको आगे का रास्ता बताएगा। वो कहता है जी इसके आगे अब आप सेट लिखें, ठीक है जी, मैं सेट लिख देता हूं। अगर आप टाइम और डेट सेट करना चाहते हैं तो इसके आगे सेट लिखें, हम सेट लिख देते हैं। क्लॉक स्पेस सेट, और सेट के बाद अगर स्पेस नहीं दूंगा तो मुझे सेट ही दोबारा दिखाएगा। स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क करूंगा तो मुझे आगे का रास्ता बताएगा। ये स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क करूंगा तो ये मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन मार्क करें फिर आगे, अब तो स्पेस दे दी है, ठीक है जी। कहता है इस फॉर्मेट में आपने करंट टाइम लिखना है, घंटे कॉलन मिनट कॉलन सेकंड, और इस वक्त का जो भी करंट टाइम है वो हम लिख देते हैं। अच्छा जी, वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं तो इस वक्त यहां का लोकल टाइम लिखने लगा हूं, ठीक है जी। उसूलन यहां पे लोकल टाइम नहीं लिखा जाता,
आज लिख रहा हूं, अभी लिख रहा हूं, इस लैब में ये करूंगा। असूलन यहाँ पे लोकल टाइम हम नहीं लिखते। यहाँ पे दुनिया में आपको पता है टाइम के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम क्लॉक, यूटीसी, और उसी को जीएमटी भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच यूके में गालिबन इंग्लैंड का कोई कस्बा है, ठीक है जी, तो उसका टाइम जो है उसको दुनिया का मियारी वक्त बनाया गया है, ठीक है जी। ग्रीनविच मीन टाइम या यूटीसी, जीएमटी या यूटीसी, यहां जो टाइम सेट होता है ना, ये वो स्टैंडर्ड टाइम है जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है। दुनिया का मियारी वक्त जो है, यूनिवर्सल टाइम जो है, वो यहां पे लिखा जाता है। हम उस वक्त से 5 घंटे आगे हैं, हमारा ऑफसेट है 5 घंटों का, ठीक है। दुनिया के कुछ ममालिक 4 घंटे आगे हैं, कुछ ममालिक 5 घंटे पीछे भी हैं उससे, ठीक है। कुछ का ऑफसेट प्लस में होता है, कुछ का ऑफसेट माइनस में होता है, हमारा 5 घंटे का है। प्रॉपर तरीका तो ये है, इस जगह पे तो यूटीसी वाला टाइम सेट होगा जो आप गूगल से भी देख सकते हैं, और यहां से 5 घंटे पीछे कर लें, कितना हो जाएगा टाइम 5 घंटे पीछे करके? यानी 5:40, 10:40 है तो 5:40। तुम यहाँ पे उसूलन मुझे 5:40 या जो भी 5:43 वो कन्फिगर करना चाहिए, उसूलन वो कन्फिगर करना चाहिए, और उसके बाद मुझे अपना टाइम जोन सेट कर देना चाहिए कि मेरा टाइम जोन +5 के ऑफसेट के साथ है। आज मैं ये नहीं कर रहा, अभी मैं इस जगह पे आगे जाके करेंगे, बड़ी दफा ये मौका आएगा, ठीक है, उसको कर। आज मैं इसी को पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक सेट कर देता हूं। हमारा इस वक्त टाइम 10:43 नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको 10 ऊपर वाला फॉर्मेट कोलन और उसके बाद मैं ना 45 कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसे कंप्लीट करते करते इतना टाइम लग ही जाना आपको समझाते समझाते। आगे सेकंड्स भी लिख देता हूं, 30 सेकंड। ये एएम पीएम नहीं होगा, ये 24 आवर क्लॉक है। यहां पे अभी 12 के बाद 13 बजेंगे, 12 के बाद 13 बजेंगे, ठीक हो गया जी। तो 10:45 और 30, फिर स्पेस, फिर क्वेश्चन मार्क, कहता है डे ऑफ द मंथ। उसके लिए उसने 1 से 31 तक नंबर लिखे हुए। मंथ ऑफ द ईयर, साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो उसने 1 से 12 नहीं लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है मंथ। इसका मतलब है महीने का नाम लिखना पड़ेगा और आज की तारीख लिखनी पड़ेगी। आज तारीख क्या है? 16। महीने का नाम क्या है? जुलाई। महीने का नाम लिखेंगे, वैसे ये 7वां महीना है ना, तो उसने 1 से 12 क्योंकि लिखा नहीं था, लिहाजा आपको नाम लिखना पड़ेगा। फिर स्पेस, फिर क्वेश्चन मार्क, कहता है साल लिखो। तो कहां तक रेंज नजर आ रही है? 2035। तो आपने तो इस वक्त लिखना है 2023। अक्सर लोगों को यहाँ फिक्र पड़ जाती है कि 2035 के बाद क्या होगा, iOS की नई अपडेट आएगी, ये रेंज और आगे चली जाएगी, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो 2023 अभी भी नहीं पता कमांड कंप्लीट हुई है या नहीं, फिर स्पेस दें, फिर क्वेश्चन मार्क करें। सीआर का मतलब होता है कैरेज रिटर्न, और सादा लफ्जों में मतलब है कमांड इज एग्जीक्यूटेबल। कमांड मुकम्मल हो चुकी है, आप इसको एंटर कर सकते हैं। मैंने एंटर कर दिया। जब तक एंड पे सीआर वाली ऑप्शन ना आए और कमांड आप एंटर कर दें तो आपको एरर आती है इनकम्प्लीट कमांड। जब सीआर आ जाए, कैरेज रिटर्न, कमांड इज एग्जीक्यूटेबल, कमांड मुकम्मल है, ठीक है जी। तो जब तक ये ना आए तब तक आप एंटर नहीं करेंगे। जब ये ऑप्शन मिल जाए तो उस वक्त कमांड मुकम्मल हो चुकी होती है, आप एंटर कर देंगे। तो उसने कोई एरर नहीं दी, आपकी कमांड मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, अब यहां पे ना उसूली तौर पे कमांड तो सिर्फ ये थी, ये एक लाइन। मैं चाहता तो सीधी सीधी ये लाइन भी लिख सकता था, लेकिन वो तो फिर याद करना पड़ता ना। तो याद फिर कितनी आप कमांडों को करेंगे? नहीं कर सकते। आपको कमांड्स एक्सप्लोर करनी आनी चाहिए, ढूंढनी आनी चाहिए। जिस तरह ये मैंने और आपने मिलकर भी इसको ढूंढ लिया ना, आइंदा भी ढूंढ लेंगे। आपको क्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मैं खुद भी कोशिश करूंगा और आप लोग भी कीजिएगा कि अगर मेरे से कभी ये रह जाए लिखते हुए तो आप याद दिला दीजिएगा। ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है मैं कोशिश करूंगा कि आपके नोट्स का उसको इस तरीके से हिस्सा बना दिया जाए।
उसकी रीजन ये है, वीडियो जाके पूरी देखना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है जी। आप अगर ये पीडीएफ फाइल से अगर लेक्चर को रिवाइज करें तो वो जल्दी हो जाएगा। अब किसी बंदे ने अगर क्लॉक सेट करनी है ना, ये पेज अगर उसके सामने हो तो इजीली कर सकता है। उसूलन कमांड तो सिर्फ ये है। आज के बाद तो मैं हेल्प नहीं लिया करूंगा, अब तो मैंने कमांड बता दिया, मैं सीधी सीधी ये कमांड टाइप कर दिया करूंगा, ठीक है जी। लेकिन अगर भूल जाए तो इस तरीके से आप कमांड ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं ना, अगर सारा कुछ ही नोट्स में ऐड कर रहे हैं तो ये जो शुरू में आपने इनेबल डिसेबल किया था, ये वाली एक्टिविटी भी नोट्स का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये काम किया था, ठीक है। ये भी आपके इधर नोट्स में मैंने शामिल कर दिया इसको, ये लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये था, उसके बाद फिर आपने ये किया है। अब तक हमने ये किया है, इनेबल मोड से इनेबल मोड में जाना सीखा है, वापस आना सीखा है, हेल्प लेना सीखी है, और उसके बाद क्लॉक सेट की है। अच्छा, क्लॉक सेट करने के बाद ना आपको उम्मीद पता क्या होती है कि स्क्रीन पे अब कहीं ना कहीं टाइम नमूदार हो जाना चाहिए था। वो घड़ी आ जाती या कहीं टाइम नजर आ रहा होता, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। सिस्को आईओएस में कुछ भी अगर आपने देखना है यानी वेरीफाई करना है तो उसके लिए भी कमांड ही देनी पड़ेगी। सिस्को आईओएस में वेरिफिकेशन की एक बेसिक कमांड है सिर्फ, और वो है शो। हवावे में उसकी जगह डिस्प्ले होता है, सिस्को में शो। शो की कमांड यूजर मोड में भी चलती है, इनेबल मोड में भी चलती है। शो की कमांड यूजर मोड में भी है और इनेबल मोड में भी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं शो स्पेस क्वेश्चन मार्क, जरा हेल्प लेते हैं शो लिख के। क्वेश्चन मार्क किया, एक पेज, दो पेज, 3, 4, तकरीबन 4 पेज ओपन हो गए। इतनी सारी चीजें जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। आपने अभी क्या देखना है, क्लॉक, तो आप लिखेंगे शो क्लॉक, ठीक है जी। क्या कमांड है जी, शो क्लॉक। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ये देखें, ये कौन सा टाइम दिखा रहा है, ये पाकिस्तान का टाइम नहीं है, ठीक है। ये वैसे यूटीसी का, हमने इसको पाकिस्तान के टाइम के लिए आज से सेट कर दिया है। सूलन जो यूटीसी वाला टाइम इस वक्त है ना, वो 5 घंटे पीछे का है, ठीक है। तो 10:49, ठीक है, इस वक्त ये टाइम हो गया, इतने सेकंड और इतने मिली सेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है ये। आज संडे है, जुलाई की 16 तारीख है, 2023 है। अब आप जब भी टाइम देखना चाहें आपको ये कमांड देनी पड़ेगी। आपने तो नहीं बताया था आज संडे है, क्योंकि जिस कैलेंडर सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं इसमें इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है आज से 20,000 साल बाद फलां तारीख को दिन क्या होगा, ठीक है। तो वो आपको बता देगा। तो ये इसने खुद कैलकुलेट किया, आज संडे होना चाहिए, और ठीक ही किया इसने, ठीक है जी। तो ये आपको करंट टाइम इस तरह से, दोबारा टाइम देखने की जरूरत पड़ गई है, दोबारा अप एरो की किया और शो क्लॉक। मैंने शो क्लॉक की कमांड दोबारा टाइप नहीं की, अप एरो, पुरानी कमांड सामने आ जाती है, उसे दोबारा से एंटर कर दिया। तो जब भी टाइम देखना हो क्या कमांड देंगे, शो क्लॉक। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी मुश्किल कमांड थी, ठीक है जी, कोई इतनी मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन थी, आसान ही था। अच्छा, यही काम अगर आप पैकेट ट्रेसर में करना चाहें क्विकली, वहां भी करके दिखा देता हूं। ये कौन सा मोड है, यूजर मोड। इनेबल मोड में आए, क्लॉक सेट, इस वक्त का जो भी टाइम है अब मैं वो लिख देता हूं 50:30, ठीक है जी। आज 17 और जुलाई है 2023, आज 16 चले, कोई बात नहीं, ठीक है जी। शो क्लॉक, और जो भी आपका टाइम होगा वो देखें मंडे का टाइम दिखा रहा है क्योंकि हमने डेट गलत लिख दी थी, लेकिन कोई मसला नहीं। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स वही हैं, वेरिफिकेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगी, ठीक है जी। तो आपको यूजर मोड से इनेबल मोड में जाना भी आ गया है, इनेबल मोड से वापसी भी आ गई है, इनेबल मोड में जाके क्लॉक सेट करना भी आ गई है, उसको वेरीफाई करना भी आ गया है, हेल्प लेना भी आपको आ चुकी है, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये काम, अच्छा देखने में ना मेरा तरीका ऐसा आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, मसला ही कोई नहीं है, बस जिसने ये सोच लिया ना मसला ही कोई नहीं है, जरा हफ्ते डेढ़ का कंटेंट इकट्ठा हो जाए, मेरे लाइक हो जाए, फिर करूंगा, बस फिर हो गया, ठीक है जी। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हैं ना तो उस वक्त समझ नहीं आती शुरू कहां से करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक दो टास्क और करते हैं फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, अब अगला काम, इस मोड में कॉन्फ़िगरेशन तो अगेन हम नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो आपको जाना पड़ेगा इससे भी अगले मोड में। अब गिनती हम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो हमारी गिनती के मुताबिक मोड 3 होगा। हमारी गिनती के मुताबिक इससे अगला जो मोड है वो मोड 3 होगा, ठीक है जी। अच्छा, मोड 3 का ज़ाहिर है फिर कोई नाम भी होगा, उसकी कोई पहचान भी होगी, उधर जाने की कोई कमांड भी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मोड 3 है सिस्को में, मोड 3 का नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सिस्को में मोड 3 का क्या नाम है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कह सकते हैं, बट जो एक्चुअल है दैट इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। हवावे में ना इसके इक्विवेलेंट जो मोड है उसका नाम है सिस्टम व्यू। सिस्टम व्यू इन हुवावे, अगर हवावे होगा तो वहां पे सिस्टम व्यू। अब एक वजह है जिसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे सिस्टम व्यू बता दिए। हम तो सिस्को पे काम कर रहे हैं, हवावे को डिस्कस करने की क्या जरूरत है, लेकिन इससे आपको समझने में जरा आसानी हो जाएगी। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इससे क्या मुराद है? ये जो राउटर या स्विचेस है ना, ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुए हैं, डिवाइडेड है, हर लिहाज से, हार्डवेयर के लिहाज से, सॉफ्टवेयर के एतबार से भी। जैसे में हम राउटर का हार्डवेयर देखें तो लैन पोर्ट्स अलग हैं, वैन पोर्ट्स अलग हैं, एक्सेस करने वाली कंसोल 0 ऑक्स 0 अलग हैं। ये राउटर के अलग अलग पार्ट्स हैं, राउटर के अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसका इंपैक्ट मैं चाहता हूं कि पूरे राउटर पे हो, पूरे राउटर पे असरअंदाज हो, तो उसके लिए ये वाला मोड बना हुआ है। यानी इस मोड में जो कॉन्फ़िगरेशन भी होती है उसका इंपैक्ट ग्लोबली होता है, पूरे राउटर पे होता है, राउटर के किसी स्पेसिफिक हिस्से के लिए नहीं है वो। हवावे वाला नाम पता है मैंने क्यों सिस्टम व्यू लिखा था? यानी हवावे के केस में होता है कि ये इधर वो कॉन्फ़िगरेशन होगी जो पूरे सिस्टम के लिए होगी, किसी एक पोर्ट के लिए नहीं है। और सिस्को पे नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यानी इसका इंपैक्ट ग्लोबली होगा राउटर के ऊपर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे होस्ट नेम, अब ये राउटर पूरे राउटर का नाम है ना, तो अब ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसको ग्लोबली होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आईपी एड्रेस के बारे में याद है मैंने आपको क्या बताया था? आईपी एड्रेस किसी डिवाइस का नहीं होता, बल्कि डिवाइस के इंटरफेस का होता है, पोर्ट का होता है। अब आप मुझे बताएं, राउटर का आईपी एड्रेस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगर होना चाहिए या कहीं और? ग्लोबल से क्या मुराद है? ये तो पूरे राउटर का होगा, और आईपी तो राउटर का नहीं होता। आईपी एड्रेस राउटर की किसी स्पेसिफिक पोर्ट का होता है, उस स्पेसिफिक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मोड अलग से है। वैन पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन का मोड अलग है, लैन पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन का मोड अलग है, कंसोल 0 का मोड अलग है, ऑक्स 0 का मोड अलग है। तो यहां वो कॉन्फ़िगरेशन होगी जो पूरे सिस्टम के लिए, पूरे राउटर के लिए। जैसे कि अभी होस्ट नेम हमने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाएं कैसे? पहली चीज इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, सबसे पहले तो होस्ट नेम लिखा होगा, उसके बाद ये एक ब्रैकेट आ जाएगी जिसके अंदर आपको कॉन्फ़िग लिखा हुआ नजर आएगा, और आगे वही हैश या नंबर साइन। तो ये वाली ब्रैकेट जो है ना, ये अब पहचान है कि आप कहां पे आ गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब जाना कैसे है जी? इसकी कोई ना कोई ज़ाहिर है कमांड भी होगी, ठीक है। हर जगह जाने की कमांड मैंने आपको बताया था, आप गैस नहीं कर सकेंगे, कुछ जगहों को गैस नहीं भी किया जा सकता, उनमें से ये भी एक शामिल है। तो चलिए जी, मैं आपको बताता हूं। आप इस वक्त कहां पे? इनेबल मोड। तरतीब बड़ी अहम है, यूजर मोड से सीधा आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा सकते, यूजर मोड से आप इनेबल मोड में आएंगे, इनेबल मोड से आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो मैं इस वक्त इनेबल मोड में हूं, बिल्कुल हूं। कमांड है कन्फिगर, क्योंकि अब हम कन्फिगर करना चाह रहे हैं ना जी, तो कमांड क्या है? कन्फिगर, ठीक है जी। और मुझे ऐसा टर्मिनल चाहिए, ऐसा मोड चाहिए, ऐसा शेल चाहिए, ऐसा व्यू चाहिए जहां मैं क्या कर सकूं? कन्फिगर। तो यहां पे कमांड है टर्मिनल, कन्फिगर टर्मिनल। मैंने ये भी कहा था 90% से ज्यादा कमांडें ऐसी हैं जो आप गैस कर सकते हैं,
10% गैस नहीं हो सकती, ये उन्हीं में शामिल है। ठीक है ना। अब जाना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, लिखा आप कुछ और रहे, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ऐसा टर्मिनल जहां क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगर हो सकता है। नहीं जी, मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपका मोड चेंज हो चुका है, ये ब्रैकेट आपको अब नजर आ रही है। इस लाइन पे फिलहाल बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें, मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा इसको। इसका ये वाला हिस्सा तो आपको समझ आ ही जाएगा। कहता है एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, आप कहेंगे हमें भी पता है, यही करना है, 1 पर लाइन। वो कहता है एक लाइन में एक ही कमांड ऐड हो सकती है, एक लाइन में दो कमांडें नहीं देख सकते, एक एक करके आपने कमांडें लिखनी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड विद कंट्रोल जी। ये थोड़ी देर में आज के लेक्चर में आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या, अभी समझ नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो आप कहां पे आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। क्या करने आए हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोग सीखने लगे हैं इस वक्त, वो है इसका होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर होता है। क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, होस्ट नेम। क्या कॉन्फ़िगर करना है, होस्ट। कमांड क्या होगी, होस्ट नेम। जो बोलते हैं वही कमांड होती है। और शक हो तो क्या करें, एच लिखें, सिर्फ एच, और क्वेश्चन मार्क कर लें, तो होस्ट नेम की कमांड है, बिल्कुल है। तो आप जरा अगर एच ओ लिख दूं, और टैब भी किया जा सकता है, और क्वेश्चन मार्क करें, तो एच ओ से होस्ट नेम के अलावा कोई और कमांड नहीं है। टैब दबा देता हूं, और इस राउटर का जो भी आपने होस्ट नेम रखना आप रख सकते हैं। मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, कोई उसने पाबंदी तो नहीं लगाई भी, इतना बड़ा नाम हो या इतना छोटा हो, ये करेक्टर हो या वो, कोई चक्कर नहीं। आपने बड़ा नाम रखना है बड़ा रख लें, छोटा रखना है छोटा रख लें, नाम छोटे से छोटा होना चाहिए। होस्ट नेम क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो आपकी वो लाइन पूरी की पूरी, इतनी लंबी लाइन में तो आपका होस्ट नेम ही चल रहा होगा, तो कमांडे का टाइप करेंगे, छोटे से छोटा नाम रखें। मैं इसका होस्ट नेम रख लेता हूं ए, या चलें CCNA, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है, या ब्रांच ए, राउटर बी, इस तरह से रखा जा सकता है। तो मैंने होस्ट नेम CCNA रख लिया, वो फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है, होस्ट नेम चेंज हो गया, क्या हो गया, CCNA, होस्ट नेम चेंज हो के CCNA हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ना एक काम करते हैं, ये जो काम मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन की है, एक छोटी सी ये लैब थी, ये पूरा पेज आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं जी। हाउ टू कॉन्फ़िगर होस्ट नेम, ये तरीका जी सिस्को iOS में होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं। ग्लोबल मोड में गए, उसके बाद ये कमांड दी, और होस्ट नेम इसका आपने चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसको आपके नोट्स का हिस्सा भी मैंने बना दिया। कोई चीज अगर मेरे से रह जाए, आप मेरी तवज्जो बिल्कुल दिला सकते हैं। अच्छा, इसका ये जो होस्ट नेम चेंज हुआ है, ये रनिंग कॉन्फ़िग में हुआ है या स्टार्टअप में, रनिंग। मैंने अभी तक सेव नहीं किया, नहीं, ये तो मैंने कॉन्फ़िगर किया ना अभी। सेव नियत करके बकायदा क्या है, नहीं होता, अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है, ऐसे थोड़ी नियत की नहीं आपने सेव करने के, सेव हो गया, कॉन्फ़िगर हुआ है अभी सिर्फ। ठीक है, ये इसकी रनिंग कॉन्फ़िग में तो है, लेकिन स्टार्टअप में नहीं। अब आप कहेंगे ये जो आप कह रहे हैं कि रनिंग में और स्टार्टअप में नहीं है, क्या भी हमें दिखा भी सकते हैं, अब तो दिखा सकता हूं मैं। अब हम जरा रनिंग और स्टार्टअप को, क्योंकि आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया तो अब तो देखना बनता है। ये रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग कौन से मोड में दिखती है, एनेबल मोड में। क्या आप एनेबल मोड में हैं, नहीं, जाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, अब कैसे जाएं, ये जुमला ध्यान से, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में अगर आपने वहां से 1 स्टेप बैक आना है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड से 1 स्टेप बैक आना है, तो उसकी कमांड है एग्जिट। कॉन्फ़िगरेशन मोड से 1 स्टेप बैक आना है तो कमांड है एग्जिट। क्या हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, हाँ है। एग्जिट किया तो 1 स्टेप बैक आ गए, एग्जिट किया तो हम 1 स्टेप बैक आ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ लॉग मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, उन पे तवज्जो नहीं देनी, यानी वो आपको बता रहा है कि भाई कोई आके ना कंसोल से एक्सेस करके कुछ चेंज कर गया कॉन्फ़िगरेशन, सही कह रहा है। और उसके साथ साथ आपको जो है वो टाइम स्टैम्प जो है ये, वो भी आपको शो करवाएगा
इसकी टाइम हमने यहाँ पे टाइम सेट किया ना, टाइम ये ठीक नहीं ना बता रहा, टाइम ये तो नहीं है ना, टाइम ठीक नहीं बता रहा, उसकी वजह भी पता लग जाएगी आपको। ठीक है जी, हम कॉन्फ़िगरेशंस और भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपने एग्जिट किया, ठीक है, और आप कहां पे आ गए, इनेबल मोड। ठीक है जी, इनेबल मोड में आप आ गए, और क्या देखने के लिए आए, रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप। रनिंग कॉन्फ़िग को देखने की कमांड क्या होगी, शो रनिंग कॉन्फ़िग। और RUNN से मुझे पूरी उम्मीद है रनिंग कॉन्फ़िग के अलावा कोई कमांड नहीं होगी, टैब दबा दें, और ऐसा ही है, शो स्पेस रनिंग डैश कॉन्फ़िग, एंटर करते हैं, वो लंबी चौड़ी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आपने फोकस अपना उस कॉन्फ़िगरेशन पे रखा है जो आपने किया अभी। एंटर करता हूं जी, शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड एंटर की, और ये अब एक दो तकरीबन 2 पेज ओपन हो गए हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर चीजें अनकॉन्फ़िगर्ड हैं। ठीक है जी, फोकस आप उस पर रखेंगे जो आपने कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है जी, ये हिस्सा आपकी आउटपुट का कैप्चर करके नोट्स का हिस्सा बना लेते हैं। इसके अंदर ही आपको होस्ट नेम नजर आ रहा है, CCNA, तो होस्ट नेम रनिंग कॉन्फ़िग का हिस्सा बन चुका है, होस्ट नेम रनिंग कॉन्फ़िग का हिस्सा बन चुका है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िग आपने एक दफा भी सेव किया नहीं, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए अभी तक। स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो तब बनना शुरू होती है जब आप सेव करते हैं, तो हमने तो सेव ही नहीं किया, एक दफा भी नहीं किया। कमांड देते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है जी, क्या कहता है, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी इज नॉट, नॉन वोलाटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी इज नॉट प्रेजेंट। आपने सेव ही नहीं किया हुआ, सेव करेंगे तो आ जाएगा। अब सेव कैसे करते हैं, ये अगला सवाल है। भाई मैं नहीं चाहता इसका होस्ट नेम राउटर रीलोड हो और होस्ट नेम चेंज हो जाए, मैं चाहता हूं ये नाम इसका अब सेव रहना चाहिए। ठीक है जी, सेव करने की डेफिनेशन ये है कि रनिंग कॉन्फ़िग को कॉपी कर दिया जाए स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे, कॉपी कर दिया जाए रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे, कॉपी कर दिया जाए रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे। ये कॉपी, सेव, राइट, ये वाले काम किस मोड में होते हैं, इनेबल मोड। क्या हम इनेबल मोड में हैं, तो हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर दें रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कमांड क्या होगी, क्या कमांड होगी, ले मैं कह रहा हूं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, वो कह रहे हैं राइट मेमोरी। जो कहते हैं वो होता है, जो आप कह रहे हैं वो बहुत बाद में होगा। ठीक है जी, कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो जो कह रहे हैं वही लिखा है, और एंटर कर दें। डेस्टिनेशन फाइल नेम कंफर्म कर रहा है, वो कहता है जी डेस्टिनेशन आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही है ना। ठीक है, एक दफा और एंटर करने पे ये कॉपी कर देगा। लेकिन अगर आपका इस वक्त इरादा बदल जाए, आप कहें नहीं मैं स्टार्टअप की जगह ना इसको फ्लैश पे कॉपी करना है, आप इसी के आगे फ्लैश लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ये स्टार्टअप की बजाय रनिंग कॉन्फ़िग कहां कॉपी हो जाएगी, फ्लैश में, वाकई में हो जाएगी। अच्छा, अब उसका फायदा आपको क्या होगा, आपने वैसे ये सेव किया क्यों है, हमने सेव कराना क्यों है, मैं चाहता हूं राउटर जब रीलोड हो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी याददाश्त वापस आ जाए। उस वक्त राउटर कौन सी मेमोरी को देखता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, फ्लैश के पास तो नहीं ना जाता। ठीक है, तो जब वो फ्लैश के पास नहीं जाएगा तो ये जो आपने फ्लैश में सेव किया हुआ है ये उस वक्त रिकवर नहीं होगा, ये काम आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कॉपी फ्लैश रनिंग कॉन्फ़िग, लेकिन अगर आप इसको सही जगह पे सेव कर देंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, तो जिस मकसद के लिए सेव कर रहे हैं वो मकसद खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। जब राउटर रीलोड होगा ना
तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन खुद कॉपी कर लेगा फ्रॉम स्टार्टअप कॉन्फ़िग। लेकिन जी अब ये सेव कर रहा है, ठीक है, और ये सेव हो चुका है। तो रनिंग कॉन्फ़िग अब स्टार्टअप पे कॉपी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग किया था, तो उसने क्या कहा था? मेमोरी इज नॉट, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी इज नॉट प्रेजेंट। अब एंटर करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही सब कुछ नजर आ रहा है जो रनिंग कॉन्फ़िग में था, क्योंकि उसी की तो ये कॉपी है, उसी को तो आपने यहां पे कॉपी किया था। तो ये ले जनाब आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी जो है वो आप सेव करने के बाद ये जरा इसको भी कैप्चर कर लें कि ये इसके टेबल में आई कैसे है। ये कमांड दी थी जी मैंने, जिसका नतीजा नीचे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें अगर आप देखें तो ये फाइल का साइज जरा देखिएगा, यूजिंग 592 आउट ऑफ 32762 बाइट्स। इस वक्त कितनी मेमोरी यूज कर रहा है? 592 बाइट्स, आधा केबी बनता है ये। और यहां पे एक और चीज भी वैसे ही पता लग गई आपको, इसकी एनवी रैम का साइज कितना है? 32 केबी। भाई ये बाइट्स है ना, ये 3 नंबर पीछे आए तो किलो बन जाएगा, 32.7 हो गया, 32 तकरीबन 32 केबी है, जिसमें से 592 बाइट्स आधा केबी अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 32 केबी भी बहुत बड़ा नंबर है इसके लिए, ठीक है। तो वहां तक पहुंचते हुए भी बड़ा टाइम लगेगा। ओके जनाब, तो ये आप लोगों ने अभी रनिंग कॉन्फ़िग को भी वेरीफाई कर लिया है, स्टार्टअप को भी कर लिया, सेव करना भी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये कोई सेव करने की जो कमांड है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये कोई पुराने जमाने टाइप की कमांड लग रही है। आजकल तो कंट्रोल एस सेव कुछ शॉर्टकट भी तो होना चाहिए ना इसका शॉर्टकट भी है। लेकिन सिस्को आईओएस वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। शुरू में पुराने वक्तों में कुछ कमांडें नहीं होती थी, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिस्को आईओएस में ऐड हुई है। तो कॉपी की कमांड का एक मुतबादिल अब हमें सिस्को दे चुका है, और वो है राइट, WRITE, राइट, ठीक है जी। एंटर करें, और मोड कौन सा है? इनेबल मोड। तो यहां पे आप राइट की कमांड दें, ठीक है। और ये अच्छा, राइट की कमांड का जो एक्शन है ना, दैट इज फिक्स्ड। ये रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे ही कॉपी करती है। इसीलिए देखें, इसने आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं मांगी कि डेस्टिनेशन फाइल चेंज करनी है या यही है, कुछ ने नहीं पूछा, बिकॉज एक्शन इज फिक्स्ड। रनिंग कॉन्फ़िग को हमेशा स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे कॉपी कर देता है, और ये कॉपी हो गया। अच्छा, अब राइट की कमांड को आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, WR। अब WR आसान है या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग? WR। आदत आपको इसकी पड़ जानी है, लेकिन एक मसला है, वो याद रखिएगा, सिस्को का पुराने से पुराना और नया से नया आईओएस वर्जन, पुराने से पुरानी डिवाइस और नई से नई डिवाइस, सब पे कॉपी वाली कमांड चलती है। राइट वाली कमांड कुछ पे है और कुछ पे नहीं भी है। तो आपको कॉपी वाली कमांड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ज्यादा आदत उसकी बनाए, कभी कभी ये भी यूज कर लिया करें, ठीक है जी। लेकिन जी अब एक और चीज आपको बताता हूं, एग्जिट की कमांड के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? देखें, ये जुमला खा गए आप आधा, तो भाई भेड़ देगा वो वन स्टेप बैक वाली जो आपने कहा, मैंने पूरा जुमला बताया, फिर गलत हो गया। मोड कौन सा? किसी नहीं, मैंने कहा था किसी भी कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में जब आप एग्जिट करते हैं तो वन स्टेप बैक आते हैं। क्या मैं इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं? नहीं। यहां पे अगर रनिंग मोड कोई नहीं होता, इनेबल मोड, ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं यहां एग्जिट की कमांड दूंगा ना, तो ये वन स्टेप बैक नहीं जाएगा, ठीक है जी। जरा देखें, आप राउटर से लॉग आउट हो जाएंगे, टेक्निकली आप 2 स्टेप बैक चले गए हैं। इनेबल से पीछे यूजर मोड भी था, ये उसको भी बाईपास कर गया और लॉग आउट हो गया। अगर आपने इनेबल मोड में एग्जिट की कमांड दी तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। इनेबल मोड में एग्जिट की कमांड लॉग आउट के लिए इस्तेमाल होती है। इनेबल मोड में एग्जिट की कमांड
लॉग आउट के लिए। अच्छा दोबारा एंटर करें, दोबारा आपको कहां से एक्सेस मिली है? यूजर मोड से। अच्छा जी यूजर मोड में भी अगर आप एग्जिट की कमांड दें तब भी आप लॉग आउट हो जाएंगे। यूजर मोड और इनेबल मोड में एग्जिट की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है? फॉर लॉग आउट। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मोड में वन स्टेप बैक के लिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में वन स्टेप बैक, यूजर मोड और इनेबल मोड में लॉग आउट के लिए। अच्छा बंदा कहता है ये क्या बात हुई, आपने लॉग आउट करना है तो लॉग आउट की कमांड लॉग आउट ही होनी चाहिए। अगेन सिस्को ने वक्त के साथ साथ बहुत सीखा है और चीजें। अच्छा सिस्को की आदत है जो पुराना तरीका होता है वो भी रहने देता है और नया साथ ऐड कर देता है। लेकिन हमारा दिल तो ये चाह रहा है ना लॉग आउट के लिए लॉग आउट ही की कमांड होनी चाहिए, तो वो भी है। कौन सा मोड है? इनेबल मोड। कमांड क्या लिख रहा हूं जी? लॉग आउट। एंटर किया है, लॉग आउट। ठीक है, दोबारा देख लें, इनेबल मोड और लॉग आउट। इनेबल मोड में लॉग आउट से भी लॉग आउट होता है और एग्जिट से भी लॉग आउट होता है, तो दोनों कमांडें यूज हो सकती हैं, इनेबल मोड में भी और यूजर मोड में भी। एग्जिट एंड इनेबल कमांड आर यूज्ड फॉर लॉग आउट, सॉरी एग्जिट एंड लॉग आउट कमांड आर यूज्ड फॉर लॉग आउट इन यूजर मोड एंड इनेबल मोड। ये लाइन में लिख भी देता हूं यहां पे। Exit and log out commands are used to log out from enable and user access mode। और एग्जिट की कमांड को अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में यूज करेंगे वन स्टेप बैक, ये भी लिख देते हैं। एग्जिट कमांड इन configuration mode is used for one step, is used to go one step back। Exit command in configuration mode is used to go one step back। ठीक है जी, एक स्टेप पीछे जाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होगी। एग्जिट कमांड एक ही है, जगह बदलने से उसका इंपैक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो आपको सेव करना भी आ गया है, कॉन्फ़िगरेशन करनी भी आ गई है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाना आ गया है, उससे वापस निकलना भी आ गया है। ठीक है जी, लेकिन ये सब कुछ देखने की हद तक ही है, ऐसा सब कुछ आपने होते हुए देखा है, खुद नहीं किया। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, उसके लिए तो हिम्मत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ले जी ये कॉन्फ़िगरेशन का सिलसिला भी जारी है, थोड़ा सा शायद आप थक गए हो आप देख देख के। ठीक है, तो आप ब्रेक कर लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आगे चलते हैं।